हेलो बच्चों, जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आप लोगों के सामने आ रहा है, अशुद्धियों का शोधन। बिल्कुल, अशुद्धि का शोधन आज इस टॉपिक को अपन ले रहे हैं। ओके 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 सर, ये क्या डिजाइन दे रहे हो? डिजाइन नहीं दे रहा हूँ बच्चों, आपको बता रहा हूँ। अशुद्धि शोधन टॉपिक मतलब कि आपको जर्नल अच्छे से आता हो, सब्सिडीज बुक अच्छे से आती हो, लेजर पोस्टिंग अच्छे से आती हो, तो ये टॉपिक कहीं नहीं जाने वाला। कि सर ये तो हमको अच्छे से आते ही नहीं है, कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। आप मेरे 1 से लेकर 10 टॉपिक जो वर्कशॉप के दे रखे हैं वो देख लो, उसके बाद यहाँ आ जाओ डायरेक्ट इस टॉपिक में। बीच में कोई टॉपिक देखो, फाइनल अकाउंट्स, इक्वेशन विक्वेशन, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप मेरे 10 टॉपिक बीआरएस, जैसे कि मैंने बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दे रखा है, कुछ भी नहीं देखा हो, आपको डेबिट क्रेडिट का भी नॉलेज नहीं हो, बीआरएस देख लो, हो जाएगा। सर क्या बात करते हो, 2 नंबर फोकट के वहां हो गए। मेरे 10 अकाउंटिंग वर्कशॉप देख लो, 1 से लेके 10 तक क्लास में 4-5 क्वेश्चन वहां से हो गए, 2 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब कि 5 और 2 7 और 2 बीआरएस के 8 9 क्वेश्चन तो भाई साहब ऐसे ही हो रहे हैं सर। 10 क्लास, 10 घंटे की वो क्लास, 2 घंटे की बीआरएस, 2 घंटे का ये अशुद्धि शोधन। सर हमारा 12 क्वेश्चन तो हो गए, तो क्या चाहिए भाई? कुछ थोड़ी की और अलग से पढ़ के जाता हूँ, 15 तो ऐसे ही हो जाएंगे नॉर्मली। 10 वर्कशॉप की क्लास, बीआरएस का टॉपिक और ये टॉपिक देख लो, 15 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने। आ जाओ यहाँ, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, लंबी हो जाएगी फिर क्लास। अशुद्धि शोधन से पहले भाई हमने एक 5 क्वेश्चन जो हमारे कॉन्सेप्ट के थे, मैंने कहा भाई फाइनल अकाउंट में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उन क्वेश्चंस को करते हैं, बहुत जरूरी है। आ जाते अपन उसमें। फाइनल अकाउंट अंतिम खाते में एक क्वेश्चन था ये वाला, संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान में एक कमी उत्पन्न करेगी। अब देखो, पहले तो मैं ना इस संदिग्ध देनदारों का एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट से इसको हिट करेंगे, फिर दूंगा आपको एक रामबाण दवाई, मतलब एक ऐसी ट्रिक, शानदार वाली ट्रिक, जिससे आपको इसके इर्द गिर्द घूमने वाले सारे क्वेश्चंस, इससे इर्द गिर्द क्या, इससे विपरीत घूमने वाले भी सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। इससे इसी क्वेश्चन से मैं 10 क्वेश्चन ऐसे बना सकता हूं जो आपके दिमाग को घुमा देंगे और ये आपके आंसर हिट कर देंगे, फिर भी आप उसको डायरेक्ट करोगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। ठीक है सर, क्या कैसे होगा अब बता दो, आ जाओ। संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान, वेट 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 वेट, क्या हो रहा है भाई? पेन लेना पड़ेगा मुझे, सॉरी। संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान मतलब कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट्स, है ना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट्स अब कब बनाओगे? अब आ जाओ मेरे पास, अपन एक उठाते हैं स्टोरी। सर क्या हुआ, इधर देखो, इससे पहले इधर तो मैं बताऊंगा आपको एकदम बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स, ऐसे क्वेश्चन, इसके अलावा कैसे भी क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट ट्रिक कैसी है। लेकिन मैं भी ये बता रहा हूं, एक बच्चे का कमेंट भी था, उस कमेंट के साथ उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा उस स्टूडेंट को, और यहाँ जो प्रोविजन का कॉन्सेप्ट जो हो रहा है इसका भी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, मतलब उससे एडवांस ही मिलेगा। ठीक है सर, ये है भी मेरा बिजनेस, है ना? ये हूं मैं सर, ऐसे, अरे ये हूं मैं, मैंने सेल किया मोहन को, ये है मोहन, बड़ी बड़ी आंखों वाला, लंबी लंबी मूछों वाला, ये कौन है? मोहन। मैंने इसको सेल करा माल 1 लाख रुपए का, और वो भी सेल कैसी बच्चे लोगों, वो भी सेल कैसी, वो भी सेल आपके क्रेडिट सेल, इंक कलर चेंज कर लेते हैं, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये भी सेल कैसी, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। तो भाई मैं एंट्री क्या करूंगा, मोहन को मैंने माल बेचा, माल बेचते हैं तो केस आता है, और मैंने आपको एक जनरल का रूल्स बता रखा है, केस आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, या केस आ रहा है तो केस को कर देंगे डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 1 लाख रुपया। किसकी वजह से? टू सेल की वजह से। सेल अकाउंट कितना? 1 लाख रुपया। सर ये एंट्री होती है सेल की, लेकिन इस सिचुएशन में उल्टा है सर, कैश नहीं आ रहा है, उधार है अभी भी। किसको उधार है?
मोहन को उधार है, तो कैश के स्थान पर अपन क्या लिख देंगे सर? कैश के स्थान पर सर अपन मोहन लिख देंगे। कैश के स्थान पर क्या लिख देंगे सर? कैश के स्थान पर मोहन लिख देंगे। तो यहां लिख देंगे अपन मोहन, मोहन अकाउंट। अब भाई साहब गजब हो गया। क्या गजब हो गया? लोग रिलेटिव वाले सब फोन करके परेशान कर रहे हैं, भाई भी मचका रहा है, माँ भी मचका रही है, मतलब डांट रहे हैं, समझो शब्दों पे मजाना कि सर क्या हुआ, इसको किसको माल दे दिया आपने? मैंने कहा मोहन को। नई नई दुकान खोली है, पता नहीं है क्या, कौन सा कस्टमर सही है, कौन सा कस्टमर बैड है, कौन सा कस्टमर बैड है, कौन सा कस्टमर गुड है। ये बैड कस्टमर है, बैड डेट होगा आपका। अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? क्यों? काफी लोगों से इसने माल खरीदा, भी टाइम पे पैसे नहीं देता, पैसे डूब जाते हैं इसके। 1 लाख का माल बेचा, समझ लो 20,000 तो डूबने ही डूबने, ऐसे ही देगा ये खूब बहाने पड़ेगा, नाटक करेगा, माल खराब था, ये वो फलाना ढीम का पूछेगा, और ये आपके पैसे डुबा देगा। अच्छा, पैसे डुबा देगा तो कितने डूबने के चांस है? माल कितने का था? 1 लाख का, है ना? इसको बेच दिया भाई, तो लोग कहेंगे भाई इसकी कॉस्ट कितनी थी, इस जो आपने माल बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है? भाई मेरी कॉस्ट 80,000 की है। तो भाई आपने 80,000 का माल इसको 1 लाख में जो बेचा है, प्रॉफिट कमाया 20,000, ये तो डूबना ही डूबना, ये वो देगा ही नहीं, देख लेना। क्या बात करते हो? हाँ। अब थोड़ा सा इससे हटके अगर मैं करता हूं परचेज और मैं करता हूं सेल, इन दोनों की आपको एंट्री आती है, तो मुझे होगा प्रॉफिट। तो एंट्री क्या होगी पता है? P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। ये स्पेशल ट्रांजेक्शन है, अभी तक मैंने कराया नहीं कि सर 20,000 का प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ सर, हमें समझा दो थोड़ा। अभी समझा रहे हैं। ये एक एंट्री कर दी। माल कितने का खरीदा सर? 80,000 का खरीदा। बेचा कितने का सर? 1 लाख का बेचा। प्रॉफिट कितना हुआ सर? 20,000 का प्रॉफिट हुआ। ये एंट्री कर दी, समझ गए आप? P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस प्रॉफिट किधर आता है? इधर देखो, वापस आ जाओ, देखो काफी चीजें करा रहा हूं मैं। टू परचेज, एक 80,000 का, ओपनिंग स्टॉक 0, क्लोजिंग स्टॉक भी 0, जितना खरीदा पूरा का पूरा उसको दे दिया। तो बाई सेल, सेल्स कितना सर? 1 लाख का, ठीक है। तो मुझे हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, कितना हो गया? टू ग्रॉस प्रॉफिट। मैं कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता हूँ, ज्यादा खर्चों पे नहीं। तो ये आ गया सर प्रॉफिट आपका 20,000, कोई खर्चे नहीं हो रहे मेरे। बाई, बाई ग्रॉस, क्या हो रहा है लिख कुछ रहा हूँ एक्चुअल में, क्या पीपीटी के अंदर इसमें पेन चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता है 20,000। अब मेरे P&L में कौन कौन से खर्चे जाते हैं सर? तो सर इसमें ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग के एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, फाइनेंस की कॉस्ट एंड अदर, कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा हो तो सारे सर इधर आते हैं। इधर मेरे कुछ हुए ही नहीं, मेरे कुछ हुए ही नहीं भाई। क्यों? ऑफिस मेरे घर का, सेल्समैन मैं खुद बैठा, डिस्ट्रीब्यूशन मैं खुद कर देता हूं, और मेरे कोई भी फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, मैंने कोई ब्याज पे पैसा नहीं ले रखा, मेरा कोई अदर चार्ज नहीं हो रहा, तो मेरे इनडायरेक्ट खर्चे कुछ है ही नहीं सर। ये पूरा का पूरा क्या है? मेरा नेट प्रॉफिट। तो इधर देखो, P&L की जोड़ डेबिट की तरफ ज्यादा कि क्रेडिट की तरफ जा रहा सर? क्रेडिट की तरफ जा, इधर की जोड़ ज्यादा 20,000 से पूरी की पूरी। तो ये क्या, ये प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रॉफिट को अपन क्या लिखेंगे भाई? नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? तो अपन इधर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, कितना? 20,000। ऊपर क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नेट प्रॉफिट क्या है? 2 में पड़ा है ना, तो ये समझ लो। तो P&L अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, तो ये एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। ये स्पेशल ट्रांजैक्शन एंट्रीज है, इसके लिए मैं एक अलग से आपको टॉपिक लूंगा, ताकि बीच बीच में समझाऊंगा, मजा नहीं आएगा। समझ लो प्रॉफिट क्या अपने पास CR पड़ा है। अब इसमें से मुझे पैसे निकाल के एक प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन किससे बनता है? मतलब पैसा मेरा डूबेगा, इस बंदे को बेच रखा है। अब दिमाग से सुनना मेरी बात। मैंने मोहन को माल बेचा, अब लोग मुझे कह रहे हैं, प्रोविजन बनते हैं पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से। सर ये क्या बताने जा रहे हो हमको बीच में, फाइनल अकाउंट के बीच में? बेटा फाइनल अकाउंट का ही पार्ट है, प्रोविजन फाइनल अकाउंट में ही बनते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं एक टॉपिक आपको बीच में एक वर्कशॉप में बता भी चुका हूं प्रोविजन के बारे में, जब मैंने बैलेंस शीट बताई थी। नहीं देखी हो तो यहाँ और बता दूं। प्रोविजन बनते हैं जैसे पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस है। पिछले साल हमारे पैसे कितने डूबे, उतना तो इस बार भी डूबने का चांस है। पिछले साल हमारा कितना माल बिका,
हमने कितना डिस्काउंट दिया, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वो भी हमें पिछले साल से पता चला, इतना हम बढ़ाएंगे। उससे पिछले साल 1 लाख का डिस्काउंट था, उससे अगले साल 1,10,000 का डिस्काउंट है, मतलब 10% बढ़ा, तो इस बार और 10% बढ़ेगा, तो 1,21,000 का करना पड़ेगा। तो अगर प्रोविजन जब भी बनाते हैं, प्रोविजन मतलब ऐसी कुछ संभावना है जो इस साल में खर्चे या हानियां होगी, उसके लिए कुछ प्रावधान बनाकर प्रॉफिट में से पैसे निकाल के रख लेना। मान लो ये आपका बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट का डब्बा ये है मान लो। अब इस डब्बे में से पैसे निकाल के रखना तो बिजनेस में ही है, ये एक प्रोविजन का डब्बा है, यहाँ पे पैसे डाल के रख दिए, ये प्रोविजन बना दिया। किसके लिए सर? डूब जाए, बैड डेब्ट्स हो जाए उसके लिए, डिस्काउंट देंगे उसके लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट। सर ये क्या होता है? भाई हमारे यहाँ खूब इंप्लॉय काम करते हैं, वो जब रिटायरमेंट होंगी तो हमने उनकी देखो पेंशन देनी है, हमें उनको ग्रेच्युटी देनी है, हमें उनको लीव इनकेसमेंट देना है। सर ये क्या होता है? टैक्स की चीजें हैं, पर ये हमको देना होता है। मान लो भाई उन चीजों को हमें वो देनी होती है, इंप्लॉय जब होते हैं, तो ये पैसे हमें प्रॉफिट में से साल के एंड में, मान लो 100 इंप्लॉय है हमारे पास, कितने इंप्लॉय है सर? 100 इंप्लॉय को प्रत्येक को अगर 1-1 लाख भी देना पड़ा भाई साहब, अगर मान लो ग्रेच्युटी का पैसा 1-1 लाख रुपए भी देना पड़ा, 100 इंटू 1 लाख कितना हो गया सर? 1 करोड़। कहां से लाएंगे भाई, कहां से लाएंगे पैसा? सर इतना पैसा ला नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं? तो ऐसा करते हैं, कम से कम 1-1 लाख रुपए हर साल प्रॉफिट में से निकाल के अलग डालते रहो, तो अपन बढ़ाएंगे। प्रोविजन किस में से? प्रॉफिट में से निकाल के पैसे का क्या करेंगे अपन? सर प्रॉफिट में से निकाल के करेंगे प्रोविजन। अच्छा, प्रॉफिट में से पैसा निकालेंगे और प्रोविजन में डालेंगे। ध्यान देना, प्रॉफिट में से पैसा निकालेंगे और इस प्रोविजन में डालेंगे। अब उस प्रोविजन का हमने एक नाम दे दिया, प्रोविजन का नाम दिया प्रोविजन, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। ऐसा एक नाम देके हमने एक प्रोविजन बना दिया, रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से ये प्रोविजन बनाया। तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट यहां पड़े हैं हमारे पास, है ना? तो प्रॉफिट पड़ा है तो सर सीआर पड़ा है, प्रॉफिट क्या पड़ा है? सीआर पड़ा है। इसमें से पैसा निकालेंगे तो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? डीआर। जैसे इधर देखो, मान लो प्रॉफिट आपके पास सीआर है, सीआर है 1 लाख का। कितना सीआर? 1 लाख का। अब इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, तो वही पासबुक वाले सिस्टम में जाओ, पासबुक में देखो डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ ना, आपका पैसा बैंक में पड़ा है मतलब क्रेडिट पड़ा है। अगर अपनी बैंक की पासबुक उठा के देखोगे, उसके पीछे अमाउंट के पीछे सीआर डीआर लिखा हुआ है। सीआर मतलब आपका पैसा वहां जमा है, डीआर कर लिया मतलब पैसा निकाल दिया। 1 लाख सीआर पड़ा है, उसमें से वैसे ही आपने जैसे क्या निकाला? पैसा निकाला 20,000, तो पीछे बचेगा 80,000, तो 20,000 वहां डीआर हो जाएगा। तो जैसे ही आप प्रॉफिट में से पैसा निकालोगे तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट सर सीआर होता है। तो इसमें से जब भी पैसा निकालोगे, इसको कम करोगे तो पी&एल क्या हो जाएगा सर? डीआर हो जाएगा। और जब भी इसके अंदर पैसा डालोगे तो प्रॉफिट और बढ़ जाएगा सर, तो प्रॉफिट और सीआर हो जाएगा। तो ये रूल्स मैं आपको पहले वर्कशॉप में वगैरह बार बार कई बार बता चुका हूँ, वापस से बता दिए एक बार। अब इसी रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे करनी है अपन को एंट्री। क्या करनी है यहाँ पर? एंट्री करनी है सर, कर लेंगे सर। अभी देखो आ जाओ, अब भाई वापस उसी स्टेप पे आओ वापस। हमने उस बंदे को, हम है बिजनेसमैन, उस बंदे को कितने का माल बेचा सर? 1 लाख का बेचा। उसकी एंट्री कितने से करेंगे? और उधार बेचा इस मुच्छड़ मोहनलाल को, इसकी मुछे बड़ी बड़ी, इसको क्रेडिट सेल्स करा, क्रेडिट सेल्स करा, तो हम एंट्री करेंगे मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या एंट्री करेंगे सर? 1 लाख से। भाई रेक्टिफिकेशन एरर में भी ये एंट्रियां काम आएगी, ध्यान रखना। ये कर दी। अब इस मोहन से पैसा डूब जाएगा सर, हमें विश्वास है, और हमें विश्वास, मुझे विश्वास है मोहन से पैसा नहीं डूबेगा, मेरा थोड़ा दोस्त है इसलिए मैंने उसको उधार दिया। लेकिन लोग कह रहे हैं, उसके पास्ट एक्सपीरियंस का हिसाब क्या है, उसने जिससे भी माल खरीदा लोगों के पैसे नहीं दिए, माल खराबी का बहाना कर लेता है, माल नहीं बिके का बहाना कर देता है, पैसे खा जाता है, देता नहीं है, डुबा देता है। तो हमने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, इससे पैसे डूब जाएंगे कोई बात नहीं, पैसे आएंगे नहीं 20,000 तो हमें लॉस होगा। तो आज का जो हमारे पास प्रॉफिट पड़ा है ना, तो प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है अभी? प्रॉफिट सर होता है सी आर। अगर जब भी इसको प्लस करना हो तो इसको और करेंगे सी आर, अगर इसको माइनस करना हो तो इसको अपन क्या करेंगे? डी आर। तो मान लो इस प्रॉफिट के डब्बे में
3 लाख का प्रॉफिट पड़ा है और वो सीआर पड़ा है। अब इसमें से निकाल के अपन को इसे प्रोविजन में पैसा डालना है। प्रोविजन मतलब एक अलग डब्बे में पैसा डब्बे में डाल के रख देना है। तो इसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी। प्रॉफिट बढ़ा घटा, सर ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट घटा तो एंट्री करेंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट। इसमें से कितना निकाल रहे हैं, ये पी एंड एल क्या था, क्रेडिट। अब इसमें से कितना डेबिट कर रहे हैं, सर अपन डेबिट कर रहे हैं 20,000, क्यों इससे डूबने का चांस कितने का, 20,000 का। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट ये 20,000 क्यों बना रहे हैं, पैसा पी एंड एल में से निकाल के साइड में क्यों रख रहे हैं, कि इतना प्रोविजन बना रहे हैं, इससे पैसा डूबेगा भविष्य में। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल, फुल में डबल एल नहीं आ रहा है, सिंगल कोई दिक्कत नहीं, डबल हो गया ना। डाउटफुल डेप्ट, डेप्ट कितना 20,000 का। सर 20,000 का पैसा हमारा डूबेगा, इसलिए हमने एक प्रोविजन बना दिया। ठीक है, आया समझ में। अब मानो हम क्या मान रहे, ये पैसा डूब गया, मतलब कि तो प्रॉफिट में से पैसा निकाल के डाला, और ये मान लिया हमने भी पैसा डूब जाएगा, तो ये प्रोविजन हमारे प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, सर प्रोविजन के प्रॉफिट को कम कर रहे हैं। कितने हजार से, 20,000 से। अब क्या हुआ, देखा कि पैसा डूबा ही नहीं, पैसा डूबा ही नहीं, इस प्रोविजन में कमी आ गई। कमी का मतलब क्या हुआ, वापस सुनना। अब ये क्वेश्चन का थीम पॉइंट है भैया, ये आपको याद कराने का मेरा ट्रिक है। अब सर ये पैसा मेरा डूबा ही नहीं, इसने सारा दे दिया, 90,000 रुपए दे दिए। कितने दे दिए, 90,000 रुपए दे दिए। 10,000 तो आ गया, इसका मतलब इस प्रॉफिट में से अपन को कितना आ गया, 10,000। और आगे भी 10,000 देने का ये आश्वासन देता है, भाई साहब टेंशन मत लो, मेरे पैसे आ जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं ये फालतू में ही प्रोविजन बनाया है यार, फालतू में ही प्रोविजन बनाया। खत्म करो इस प्रोविजन को, कम कर दो वापस। अरे पूरा कम मत करो भाई, अभी भी 10,000 आना बाकी है, अभी भी 10,000। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालने के लिए, क्वेश्चन को हिट करने के लिए बता रहा हूं। एक्चुअली लाइफ में पास्ट ईयर के प्रोविजन को देख के नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन पहले से ही बना के रख लिए जाते हैं भविष्य। मान लो एक मशीन बनाई, मशीन लेके आया हम, सॉरी, तो मशीन के ऊपर हर साल 10,000 का खर्चा हो रहा है, मतलब वो हर साल 10,000 से घिस रही है, ठीक है, और 10 साल बाद वो खत्म हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बना लेते हैं। क्या पता हर साल 10,000 से घिसेगी कि नहीं घिसेगी, 1 लाख की है तो जरूर थोड़ी हर साल घिसे, 10 साल ही उसकी लाइफ हो, उसकी लाइफ 15 साल भी चल जाए, हमने ढंग से चलाई तो मतलब इसके ऊपर खूब सारे मतलब डेप्रिसिएशन में समझाऊंगा इसको आप, है ना। तो फाइनली समझो प्रोविजन हर साल बनाए जाते हैं अनुमान के आधार पर, और उतना लॉस नहीं होता तो प्रोविजन वापस कम कर दिए जाते हैं। ज्यादा लॉस हो जाए प्रोविजन और बढ़ाए जा सकते हैं। मान लो वो पैसा देता हमको 70,000 और कहता भाई अब मेरे पास पैसा नहीं है, वो डूब गया, दिवालिया घोषित होता, तो भाई साहब ये प्रोविजन के 20,000 तो गए, 10,000 हमारे और एक्स्ट्रा डूब जाते हैं। समझ में आया? तो प्रोविजन का ये, इसके लॉस को भरने के लिए ये वाले पैसे काम लेते, फिर क्यों माल तो लाना पड़ेगा ना हमको, वही वापस हमें माल लाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हमने पूरा पूरा माल इसको बेच दिया, अब इससे पैसे आएंगे तो हम और माल लेके आएंगे, ठीक है। जब इससे 70,000 ही आ रहा है, पैसा कम पड़ रहा है, हम कौन सा पैसा लेंगे, पिछले सालों के प्रॉफिट में से निकाल के अलग रखा हुआ पैसा, ये 20,000 इसमें जोड़ देंगे, कम से कम 90,000 का तो माल लाएंगे। तो अब समझो क्या है भाई, अब वापस उसी मुद्दे पे आओ, यहाँ इस मुद्दे पे आओ कि इस बुद्ध ने 90,000 दे दिया, तो भाई साहब 80,000 का माल था, हमने इसको 80,000 का माल कितने में चिपकाया, सर इसको चिपकाया 1 लाख में, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा था 20,000, लेकिन डूबने का चांस था तो मैंने उसका प्रोविजन बना दिया। अब मान लो कितने आ गए, सर 90 तो आ गए, अब 10,000 ही डूबने का चांस है, तो इस प्रोविजन को कम कर दो। तो इसमें से प्रोविजन कम करके पैसा कहाँ जाएगा, घर तो ले जा नहीं सकते, प्रॉफिट में से निकाल के इसमें डाला था, तो प्रोविजन कम करके प्रॉफिट में डाल दो वापस, कितना 10,000 डाल दिया सर प्रॉफिट में, है ना। तो यहां से प्रोविजन कितना था सर 20,000, अब प्रोविजन कम कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, तो प्रॉफिट क्या होगा, देखो संदिग्ध देनदारों के दायित्व, संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान में एक कमी उत्पन्न करेगी। एक संदिग्ध देनदारों का एक प्रावधान बना रखा था, इसके अंदर कमी, पहले कितने का था सर, पहले 20 का था, अब हमारा पैसा आ चुका है, अब इसमें कम करना है, तो कम करके यहाँ डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कमी थी वो कम हो गई और यहाँ पर पैसा आ गया, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। तो देखो दायित्व में एक वृद्धि, दायित्व में कैसे वृद्धि होगी, दायित्व में कोई वृद्धि नहीं, कार्यशील पूंजी में कमी, शुद्ध लाभों में एक कमी, शुद्ध लाभों में एक वृद्धि। तो ये शुद्ध लाभ जो थे, यहाँ से पैसा यहाँ आने से क्या हो गया, शुद्ध लाभ बढ़ गया। हाँ सर ये तो बात है, शुद्ध लाभ
बढ़ गया। अगर मानो प्रोविजन हमें बढ़ाना पड़ेगा सर, क्यों? ये तो बहुत ही ज्यादा हरामी निकला, माल तो पूरा खाएगा तो हमें सर प्रॉफिट का लॉस नहीं होगा, माल का भी लॉस होगा। क्या बात कर रहे हो, पूरा का पूरा लाग गया, पूरा का पूरा लाग गया। प्रोविजन बढ़ाओ सर, नहीं तो माल ही नहीं खरीद पाएंगे। प्रोविजन बढ़ाएंगे और इसको 20 से मान लो 40 करें, 80 करें, 50 करें, जब भी प्रोविजन बढ़ाएंगे तो ये प्रॉफिट घटेगा। तो इधर देखो, ये रहा प्रॉफिट, ये रहा आपका प्रॉफिट, ये आपका प्रोविजन। जब भी प्रॉफिट से मान लो प्रोविजन जाएगा, प्रोविजन बढ़ेगा। जब भी प्रोविजन क्या होगा, प्रोविजन कोई भी तरह का हो बढ़ेगा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा उससे भाई, है भाई, उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर, उससे प्रॉफिट कम। और प्रोविजन जब भी घटेगा उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा भाई, उसे प्रॉफिट वृद्धि, उसे प्रॉफिट में क्या हो जाएगी सर, वृद्धि हो जाएगी। ये ध्यान रखो एक तो, ठीक है सर, ये हमें ध्यान हो गया। दूसरी बात, अगर संदिग्ध देनदारों के प्रावधान में कमी की जगह क्या आ जाए सर, वृद्धि, वृद्धि आ जाए तो आंसर कौन सा हो जाएगा, शुद्ध लाभों में कमी। ये कमी अभी आ रही है कमी, तो शुद्ध लाभों में क्या हो रही है, वृद्धि। आगे दो क्वेश्चन, ठीक है सर। और एक चीज मैं बताने वाला हूं, वो अब ध्यान से सुनो। अब क्या ये एंट्री रखूं, रखने की जरूरत नहीं सर, अरे रख दो सर, हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं, जरूरत पड़ जाए तो मैं ये चीज हटा रहा हूं इधर से, ये थोड़ी सी चीज छोटी लिख रहा हूं, अब गलती हो गई, माफ करना दादा लोगों। अब देखो, फटाफट लिख दूंगा, टाइम खराब नहीं होगा, टेंशन मत लो। अब देखो, अब आप खुद समझदार हो, डब्बा बना लो, डब्बा मैं बना देता हूं, चलो इधर देखो। और मैं कुछ क्या एक चीज समझानी है आप लोगों को, ये है प्रॉफिट, ये है प्रोविजन, अगर इससे पैसा इधर आएगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम, तो प्रोविजन क्या होगा, प्लस। तो अगर प्रोविजन बढ़ेगा, प्रोविजन प्लस होगा या प्रोविजन माइनस होगा, प्रोविजन प्लस होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा, कम। अगर प्रोविजन माइनस होगा, माइनस होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। इधर में ये जब इधर जाएगा तो प्रोविजन हो रहा है माइनस, यहाँ प्रोविजन हो रहा है, यहाँ प्रोविजन हो रहा है माइनस, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है प्लस, या प्रॉफिट हो रहा है माइनस तो प्रोविजन हो रहा है प्लस। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। प्रोविजन के साथ साथ चलो सर एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, जो आपको जिंदगी भर काम लेनी है, ये है बैलेंस शीट। नेक्स्ट टाइम से देवा सर इस पीपीटी में अपन को नहीं पढ़ाना है, ये परेशान करती है लिखने में बहुत। ये बैलेंस शीट, इधर बेटा क्या है, कैपिटल, इधर क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन एंड लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। देखो देखो दिख नहीं रहा है, बार बार ये ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक। अब देखो इधर क्या है, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, ये अपनी एसेट। अब सिर्फ एक चीज को अपन पकड़ रहे हैं, किसको सर, लोन को पकड़ रहे हैं। किसको पकड़ रहे हैं, लोन को। अब ये है लायबिलिटी यार, ये एसेट होती है डी यार। लोन आपका ने 1 लाख का ले रखा था, अब ब्याज से वो 1,10,000 का हो गया, ब्याज से वो 1,20,000 का हो गया, ब्याज की वजह से 1,30,000 हो गया, तो लोन बढ़ रहा है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, सॉरी यार ब्याज पड़े पड़े ही बढ़ रहा है, हमने तो उससे 1 लाख लिया और कोई 1 रुपया भी नहीं लिया, उसके बावजूद उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है सर, ब्याज जुड़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो जैसे भी लोन, ये देखो मैं इसको लोन एंड लायबिलिटी लिख रहा हूँ, थोड़े LOAN, लोन। यार इसको वापस साफ करना, ये बोर्ड गलती गलती, पीपीटी में पढ़ाना ही नहीं है, पीडीएफ में ही पढ़ाना। हाँ भाई, लॉन एंड, लॉन ही लिख रहा हूं, लॉन एंड लायबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लॉन को ही समझो सर। अब हम समझ गए। अब आप तो सीधा कॉन्सेप्ट बता दो। ये है लॉन, मान लो जब ये बढ़ेगा प्लस होगा तो आपको क्या होगा सर, हमें लॉस होगा। और अगर ये माइनस होगा, मान लो माइनस होगा, अचानक से आपने लोन ले रखे गवर्नमेंट से 10 लाख का, ब्याज हो गया उसके अंदर 1 लाख,
ब्याज का। तो अब आपसे बैंक कितना मांगती है? 11 लाख मांग रही है सर। अचानक से नहीं हुआ, साल भर में आपका 1 लाख का ब्याज हो गया। अब 11 लाख बैंक आपसे मांगती है और आपने लोन ले रखा था और गवर्नमेंट की योजना का लोन ले रखा था। अचानक गवर्नमेंट का नोटिस आ गया, जिस जिस बंदों ने इस श्रेणी का लोन ले रखा है उसको 50,000 के ब्याज में सब्सिडी मिल रही है अगर आज ब्याज जमा कराते हैं तो। अरे भाई साहब, 11 लाख का लोन था, 50,000 गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, सिर्फ 50,000 का ही ब्याज भरना है, बाकी 1 लाख का लोन, वो जो भी 10 लाख का लोन था बाद में भरना है। लेकिन ब्याज की लोन अमाउंट में ब्याज में कमी आ गई। तो जो लोन में जब कमी आएगी तो हमें होगा सर प्रॉफिट। प्रॉफिट तो भाई समझो ना, इधर है आपका करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। प्रोविजन तो प्रोविजन प्लस होगा तो सर हमें ये एक तरह का दायित्व है। इधर सब क्या है? दायित्व सर, दायित्व है, लायबिलिटीज है। ये क्या है सर? इधर एसेट है। तो लायबिलिटीज हमारी क्या होती है भाई? जिम्मेदारी, हमें चुकाने हैं सबको। सर ये प्रोविजन कैसे चुकाना होगा? अरे भाई प्रोविजन क्यों बनाया भाई? पैसा डूबने वाला है, प्रोविजन बनेगा इसी इसमें, जब भी पैसा डूबेगा इसमें से वो पैसा निकाल के व्यापार से बाहर डालेंगे। तो व्यापार से बाहर डालने वाली चीज तो फिर अपने लिए घाटा ही हुई ना। तो मान लो प्रोविजन, अगर मान लो घाटा हुआ ही नहीं तो इस प्रोविजन को वापस प्रॉफिट में डाल देंगे और प्रॉफिट किस में ऐड हो जाएगा? पूंजी में ऐड हो जाएगा। पूंजी खुद दायित्व है ना भाई, पूंजी खुद व्यापारी की है, कभी भी वो निकाल के ले जा सकता है। पूंजी भी एक तरह की दायित्व है, प्रोविजन भी एक तरह का दायित्व है। प्रोविजन प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट भी व्यापार के लिए दायित्व है। सर ये क्या बातें करते हो, बेवकूफी बेवकूफी वाली। अरे हाँ भाई, बिजनेसमैन अलग व्यक्ति है, बिजनेस अलग व्यक्ति है। बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है वो किसका है सर? बिजनेसमैन का है। तो बिजनेस के अंदर का प्रॉफिट भी एक तरह का दायित्व होता है, क्योंकि बिजनेसमैन उसको लेके चला जाएगा। तो व्यापार से जो भी पैसा चुकाया जाए बाहर, प्रॉफिट हो गया, वो बिजनेसमैन लेके जाएगा, ड्रॉइंग के रूप में चाहे किसी भी रूप में। तो हमारा वो दायित्व ही तो है। तो भाई साहब, इधर जो सब है दायित्व है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? लायबिलिटीज में कमी, लायबिलिटीज में या तो होगी वृद्धि या होगी कमी। वृद्धि होगी तो क्या होगा भाई? वृद्धि होगी तो होगा सर लॉस, और कमी होगी तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। सर कमी होगी तो होगा प्रॉफिट। बस इधर से दायित्व, मान लो कोई लेनदार था हमसे पैसे मांगने वाला, हमने उसको 1 लाख का माल बेचा, नहीं सॉरी, उससे 1 लाख का माल खरीदा, हमसे कितना रुपया लेगा? 1 लाख। अभी तो उधार खरीदा हुआ है, वो 1 लाख मांगता है। तो हमारा इधर कैरेक्टर कितने से हैं सर? 1 लाख से कैरेक्टर हैं, हमें उसको पैसे देने हैं। अचानक से उसका फोन आया, भाई साहब अगर आज के आज पैसा देते हो तो 55,000 दो, 5,000 की छूट। तो हमारा जो दायित्व था 1 लाख का, वो 55,000 पे आ गया। हम उसको 55,000, तो दायित्व में कमी आ गई ना, दायित्व की वैल्यू में कमी आ गई। तो दायित्व में कमी आने का मतलब हमें प्रॉफिट होना, दायित्व की वैल्यू में वृद्धि। मान लो लोन मांगने वाला था 1 लाख, वो कह रहा अब नहीं, अब तो मैं आज की आज दे, नहीं तो कल पेनल्टी लगेगी। हम नहीं दे भाई, कल पेनल्टी लगेगी। तो लोन की वैल्यू तो बढ़ा रहा है वो पेनल्टी से। तो जैसे जैसे लोन बढ़ेगा तो लायबिलिटीज बढ़ेगी, तो लॉस होगा, लायबिलिटीज घटेगी तो प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन में इतने इक्वेशन सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रोविजन बनता कैसे है, इसकी क्या गणित है वो बताइए। भाई प्रोविजन क्यों बनेगा? संभावित होने वाली हानि के लिए कुछ पैसे अलग से प्रॉफिट में से निकाल के रखना। तो ये एंट्री ऐसी क्यों? प्रोविजन सीआर क्यों बना? देखो ये प्रोविजन सीआर है। सीआर है मतलब कि लायबिलिटीज है, और ये बैलेंस शीट में शो होगा। तो ये बोलो प्रोविजन बैलेंस शीट में शो होता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज पक्ष कभी भी बढ़ेगा तो होगा घाटा, लायबिलिटीज पक्ष कभी भी घटेगा तो होगा फायदा। इधर आ जाओ एसेट में। तो सर एसेट ही ऐसी है, एसेट में सबसे जल्दी आपको समझ आता है, जैसे मान लो फिक्स एसेट में लैंड, बाकी खूब सारी चीजें हैं बढ़ेगी, लेकिन आपको लैंड में जल्दी समझ में आएगा। एसेट में एक लैंड आपने खरीदी और उसकी वैल्यू बढ़ गई तो क्या हुआ? अरे सर मजा आ गया, फायदा। तो सभी एसेट्स में भाई ऐसा ही होता है, एसेट्स चाहे कोई भी हो, अगर पड़ी पड़ी बढ़ गई तो हमें फायदा। इस बैंक में हमने डिपॉजिट कराया 1 लाख रुपया, थोड़े दिन बाद वापस गए बैंक में, पासबुक देखी, हम कहेंगे 1,11,100 रुपया हो गया। ये सर 11 रुपये गलत है, आप वापस ले लो, ये हमारा है ही नहीं। अरे बैंक के भैया आपका ब्याज है, आपका ये नहीं नहीं, हमारा खाता फालतू में बढ़ गया है, ये संपत्ति हमारी, बैंक के पैसे बढ़े, लेकिन ये हमने तो 1 लाख ही डाला था, 11 वापस निकालो, हमारा नहीं, हम तो बहुत ईमानदार है। अरे भाई आपका ब्याज है, बढ़ गया आपका बैंक अकाउंट, अब ले जाओ ये पैसे। नहीं नहीं, हम ऐसा पर नहीं करते, पर हाँ बढ़ गया तो हमारा ये है ना। गाय लेके आए, लाइव स्टॉक, गाय लेके आए, क्या है? काऊ लेके आए, लाइव स्टॉक। थोड़े दिन बाद काऊ ने एक बछड़ा दे दिया, गाय बढ़ गई ना, लाइव स्टॉक बढ़ गया। फायदा हुआ घाटा? सर हमको तो घाटा हुआ, क्यों? हमें चारा ज्यादा खिलाना पड़ेगा। दो जूत मारे आपके कन्नूर में अंदर। मैं खर्चे का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ संपत्तियों में वृद्धि हुई, कमी हुई। सर संपत्तियों में वृद्धि हुई तो आपकी फायदा हो गया ना। ओके सर। तो एसेट जब भी प्लस होगी, प्लस होगी जब आपको क्या होगा? प्रॉफिट। और एसेट जब भी कम होगी तो आपको क्या होगा? लॉस। तो इसके जगह पर देखो, संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान की जगह क्या आ सकता था?
वीपी कोई भी एक संपत्ति को उठा ले वो, जैसे इधर की कोई संपत्ति उठा ले, फिक्स्ड एसेट उठा ले, फिक्स्ड एसेट उठा ले, करंट एसेट में कोई उठा ले, स्टॉक उठा ले, स्टॉक में वृद्धि, स्टॉक के मूल्य में वृद्धि, भूमि के मूल्य में वृद्धि। स्टॉक मूल्य में वृद्धि कैसे हुई? अरे भाई हमने जो माल खरीदा था, जैसे भी हमने कारों का शोरूम है, हमने जब कारें खरीदी थी पिछले साल तक तो 1 लाख तक की उसकी कॉस्ट थी, और हम उसको 1,20,000 में बेच, कार है सर 1 लाख में कब आती है? अरे लगते क्या, ये 5 लाख की है, 5 लाख कोई कार है, कार हम पाँच, कोई नई नई कंपनी खुली, 5 लाख की कार ही हम उसको लेके आए, और 5 लाख की कार हम 6 लाख में बेच देते। अचानक से कंपनी ने ऑर्डर निकाला, जो आप 6 लाख में बेचते हो हमारी ब्रांड वैल्यू बन गई है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कारें कितनी है? पाँच पाँच 25 लाख की कारें हैं, कोई बात नहीं, अब 6 लाख मत बेचो, सबको 7-7 लाख में बेचो। ओहो, हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, हमारे स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, 1-1 लाख से बढ़ गई वैल्यू, है ना? तो हमें फायदा होगा। तो एक्चुअल में एसेट जब भी प्लस हो तो हमें होता है प्रॉफिट, एसेट जब भी कम हो तो होता है लॉस। तो इस क्वेश्चंस के आसपास बैलेंस शीट के क्वेश्चंस घूमते हैं भाई। बैलेंस शीट के ऊपर पूछे जाए रिजर्व एंड सरप्लस, ये रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे जनरल रिजर्व बनाया, रिजर्व बनाएंगे तो ये पैसा किस में से निकालेंगे? ये तो प्रोविजन है, पैसा प्रॉफिट में से निकल के कहाँ जाएगा? रिजर्व वाले डब्बे में जाएगा, रिजर्व वाले डब्बे में जाएगा ये रिजर्व। तो भैया प्रॉफिट में से निकाल के रिजर्व में डाला, प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ा सर? प्रॉफिट क्या होगा? इधर पैसा आएगा ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अगर रिजर्व में से पैसा वापस डाल दिया किसमें? प्रॉफिट में, तो इधर से पैसा अगर वापस इधर जाता है तो ये क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा। आया समझ में? तो प्रॉफिट, रिजर्व, प्रोविजंस एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब प्रॉफिट में से पैसा निकाल के इधर उधर डालते हैं। तो आ रही है ना बात समझ में? सर आ रही है। एमसीक्यू के साथ कॉन्सेप्ट कराने का मतलब ये है भाई, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, दो एमसीक्यू के आंसरों को मर्ज कर सकता है। जैसे दायित्व में एक वर्दी, ये वर्दी है अभी, वृद्धि है, वृद्धि, ठीक है, ये मिस टाइप है। तो अब देखो एक बात सुनो, अगर प्रोविजन में कमी होगी, प्रोविजन में कमी होगी तो दायित्व में भी क्या होगी सर? कमी होगी। होगी कि नहीं होगी? कि सर होगी, क्योंकि इधर है सब दायित्व, तो संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान में एक कमी उत्पन्न करेगी, तो सर दायित्व में कमी भी उत्पन्न करेगी और लाभ में वृद्धि उत्पन्न करेगी। दायित्व हो जाएगा कम, प्रॉफिट हो जाएगा ज्यादा, वापस इधर से दायित्व पैसा घट जाएगा, वापस प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट दायित्व था ये घट के प्रॉफिट में चला गया। तो दो ऑप्शन होते हैं इसके आंसर देखो, एक होता है आप सिर्फ प्रॉफिट को भी मत इग्नोर करना, संपत्ति में इधर किसी की वैल्यूएशन बढ़ गई, मान लो जमीन 1 लाख की थी अब 2 लाख की हो गई, तो एसेट्स की वैल्यू भी इधर टोटल भी तो बढ़ेगी ना, तो संपत्तियों में वृद्धि। दायित्व देखो, प्रावधानों में कमी करने से क्या होगा? दायित्व में सर कम हो जाएंगे और मूल्य में लाभ हो जाए, इसमें ये लाभों में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, तो लाभ में एक वृद्धि हो जाएगी। आया समझ में? तो दायित्व में कमी वृद्धि से इधर ऊपर नीचे आप इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। ये पार्टनरशिप में भी ऐसे ही पूछे जाएंगे आपको सवाल, संपत्तियों का वैल्यूएशन करेंगे तब, संपत्तियों का वैल्यूएशन करते हैं, एसेट बढ़ती है तो प्रॉफिट होगा, एसेट घटती है तो लॉस, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। जब हम पार्टनरशिप में जाएंगे तो वो भी फास्ट फास्ट हो जाएगी। आगे ये कॉन्सेप्ट समझ में, आंसर भी समझ में आ गया। आगे चलो आ जाओ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? विक्रय दे रखा है, प्रारंभिक स्टॉक दे रखा है, क्रय दे रखा है, अंतिम स्टॉक नहीं दे रखा सर, बिके माल की लागत दे रखी है, सकल लाभ दे रखा है। वेट 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 वेट, बिके माल की लागत दे रखी है, सकल लाभ निकालना है, व्यापारिक व्यय और शुद्ध लाभ। मतलब इस क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन खूब सारी दी है, निकालना क्या है? अंतिम स्टॉक का मूल्य निकालना है। क्या निकालना है बेटा? अंतिम स्टॉक का मूल्य, पेन से ले रहा हूँ, हाँ, अंतिम स्टॉक का मूल्य निकालना है। तो सर आपने अच्छे से बता रखा है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, चेप दो। ओपनिंग स्टॉक कितना? ये विक्रय है सर, ओपनिंग स्टॉक 6000। परचेज कितनी भाई? परचेज सर ये रही क्रय 10,000, ठीक है सर। अंतिम स्टॉक पता नहीं, बाई सेल्स कितनी? अंतिम स्टॉक पता नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ही तो सर हमें निकालना है, खाली जगह डैश 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 डैश। बिके माल की लागत जो सेल करा उसकी कॉस्ट कितनी है सर? 90,000। सेल्स करा उसकी कॉस्ट कितनी है? अरे सर 90 नहीं, 9,000। कितने हजार? 9,000। कॉस्ट 9,000। सकल लाभ पता नहीं। व्यापारिक व्यय, व्यापारिक व्यय का मतलब ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में मत डाल देना। ये वर्ड ऐसा है, व्यापारिक व्यय ट्रेडिंग में डाल देते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है TREAD, ट्रेड एक्सपेंसेस। ये
इनडायरेक्ट होते हैं, ये P&L में जाते हैं सर। ठीक है, शुद्ध लाभ क्या होगा सर, पता नहीं। अभी इसमें क्या पूछा, अंतिम स्टॉक, तो इधर की सेल कितनी है, अभी मैंने पढ़ी थी ना, विक्रय, ये रहा विक्रय 15,000 का, तो सिर्फ विक्रय 15,000। इसके अलावा इस ट्रेडिंग के अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो खर्चा दे रखा है, एक ही खर्चा दे रखा है, और वो खर्चा P&L का है, तो ट्रेडिंग में खर्चा नहीं जाएगा। इधर ओपनिंग स्टॉक परचेज, इधर सेल्स, इधर क्लोजिंग स्टॉक, इधर कोई भी तरह का एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन सर नहीं है। तो इधर की जोड़ और इधर की जोड़ बराबर होनी चाहिए, अगर जब आपको पता हो प्रॉफिट का तो। हाँ सर, आपको किसका पता हो बेटा, सर अगर आपको पता हो प्रॉफिट का, तो इधर की जोड़ और इधर की जोड़ बराबर होनी चाहिए। कलर चेंज कर रहा हूं साथ ही साथ, समझ में आए। अब इधर की जोड़ इधर की जोड़ कब बराबर होगी सर, यहाँ पर टू प्रॉफिट हो तो। अब जो माल बिके, माल की लागत कितनी है सर, लागत है 9,000। जो हमने माल बेचा उसकी लागत कितनी है सर 9,000। बेचा कितने में है सर 15,000। आउटर कॉल मैंने आपको ये बताया था परफॉर्मा, कि आपको ऐसे ही बनाना है, जो माल बेचा उसकी लागत दे रही क्यों अंदर लिख लेना, उतना ही वो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो 15 और 9 का अंतर कितना सर 6,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर 6,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक, तो इधर की जोड़ कितनी आएगी, 6 6 12 और 10 22,000। इधर की जोड़ आएगी अपनी 22,000, इधर की जोड़ भी कितनी आएगी सर 22,000। तो इधर जोड़ तो 15,000 ही है सर, तो 15,000 और 22,000 का अंतर कितना है वो लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा अपना आंसर। तो 15 5 और 6 7,000, 7,000 का क्लोजिंग स्टॉक आंसर आ जाएगा। इसमें कहीं है क्या 7,000, ये रहा सर। कोई दिक्कत आई नहीं आई। अब देखो, अगर पूछे सकल लाभ कितना, ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ कितना, बिके माल की लागत कितनी, माल बेचा कितना, तो इसका और इसका उत्तर ही आपके क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने सकल लाभ ही पूछा है। सकल लाभ का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है, सेल्स, सॉरी हर बार जब भी पीपीटी चेंज करेंगे पेन लेना पड़ेगा। सेल्स में से लेस कर दो COGS, तो आपको क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये COGS नहीं दे रखा हो तो आप बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट। अगर COGS नहीं दे रखा है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में तो दे रखा है, बिके माल की लागत, जो हमने माल बेचा उसकी लागत है 9,000 रुपया, मतलब कि सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट वाला फॉर्मूला है। तो सेल्स कितने की है सर 15,000 की, ये ले लो 15,000 रुपया। प्रॉफिट जी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना अभी हमने निकाला था ना 7,000, ये 7,000, ओह सॉरी सॉरी, 15,000 में से 9 गया, कितना आया 6,000, 7,000 क्लोजिंग स्टॉक था, सॉरी 6,000, माफ करना भाइयों, गलती हो जाती है। क्लोजिंग सकल लाभ की बात पूछिए, ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक नहीं। आगे आपकी समझ में सर, आ गया सर। क्लोजिंग स्टॉक निकालने का एक और तरीका है, देखो हमारे पास माल था कितना, ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा। अब वापस उस पे आते हैं, अभी उसी पे आते हैं। इसने अंतिम स्टॉक पूछा है, हमने इस तरीके से निकाला, ए भाई माउस लेके जाना पड़ेगा इसके ऊपर। अंतिम स्टॉक, तो भाई एक तो तरीका ये निकालने का, दूसरा क्या है, अगर COGS दे रखा हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखी हो, तो एक चीज सोचना, हमारे पास पहले से कितना पड़ा है बिजनेस के अंदर, पहले से कितना पड़ा है सर, पहले से ओपनिंग स्टॉक सर हमारे पास 6,000 का पड़ा है, और कितना क्रय किया सर 10,000 का क्रय किया, टोटल कितना पड़ा है सर 16,000 का टोटल पड़ा है। इस 16,000 में बेच कितना दिया सर, इसमें से बेच दिया, बाहर चला गया कितना COGS 9,000, 9,000 का बेच दिया, तो 16 में से 9,000 माइनस कर दो। अभी भी हमारे गोदाम में पड़ा कितना है, 16 में से 9 गया सर 7,000 पड़ा है, तो ये रहा 7,000। मतलब क्या रहा ना, अकाउंट्स है, मैथमेटिक है, कैसे भी तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकालो, इधर की जोड़ बराबर होनी चाहिए, फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट वाला जमाना पड़ेगा। मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक निकालने का आसान तरीका ये भी है, ये भी है। अगर COGS दे रखा हो तो ये तरीका है, COGS नहीं दे रखा हो तो ये तरीका है। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और GP, ये तो तीन तो इधर अमाउंट चाहिए ही चाहिए। इधर आएगी भाई सेल्स, सेल्स, फिर इधर की जोड़ कर लेना, इधर की जोड़ कर लेना, इस जोड़ में से ये जोड़ घटा देना, बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ रही सर। लेकिन सेल के साथ COGS दे रखा हो, COGS दे रखा हो, यहाँ वाली कॉस्ट जो मैं ये बताता हूँ हर बार, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में पहले टॉपिक में, दूसरे टॉपिक में देख लेना, मैंने इसी की प्रैक्टिस कराई है। अगर COGS दे रखा है तो सेल्स में से कॉस्ट गई, अपना बचाता है GP, तो GP यहाँ लिख दो और फिर इसका निकाल दो। और अगर COGS है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है भाई, अगर COGS है डायरेक्ट निकाल सकते हो, ओपनिंग स्टॉक इतना, परचेज इतना,
और उस टोटल हमारे पहले से माल इतना पड़ा था, हमने इतना खरीद के लाके डाल दिया। अब हमारे गोदाम में टोटल 16,000 का माल है। अब 16,000 के माल की लागत का 9,000 का बाहर भेज दिया। ये भेजा कितने में सर? ये 15 में भेजा। तो प्रॉफिट भी कितना? 6,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डायरेक्ट खर्चे हैं, मान लो 1,000 कोई डायरेक्ट खर्चा हो तो और इसमें से माइनस कर दो, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट खर्चे है ही नहीं। बच्चे क्या करते हैं? व्यापारिक व्यय, ट्रेड एक्सपेंसेस घटा देते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर देते हैं। 4,000 से ग्रॉस प्रॉफिट कर देते हैं 2,000 से, जो गलत है। ठीक है, अब जैसे यहाँ आ जाओ, अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 6,000। ओके सर, ये हमने निकाल दिया, सेल्स लेस COGS। अब आ जाओ आगे, एक क्वेश्चन, सकल लाभ होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? अभी तो निकाला हमने। COGS कितना? बिके माल की लागत। 2 बार नहीं आया, ये आगे पीछे हो गया क्वेश्चन, टेंशन मत लेना। सकल लाभ हो गया, ये रहा सकल लाभ हो गया। सकल लाभ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल लाभ होगा नहीं, शुद्ध लाभ होगा। सकल लाभ को कट करो, रुको, सकल लाभ को कट करो भाई, शुद्ध लाभ होगा। इसी क्वेश्चन का शुद्ध लाभ, पेन, इसी क्वेश्चन का शुद्ध लाभ। अगर बिना बिके माल की लागत नहीं दे तो जीपी निकालने का फॉर्मूला, जीपी का फॉर्मूला क्या है? जीपी का फॉर्मूला है सेल्स लेस COGS। सेल्स कितनी सर? सेल्स है 15,000 माइनस COGS कितना सर? 9,000। जीपी कितना आ गया सर? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपके पास, 15 में से 9 गया सर 6,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फुल फॉर्म तरीका क्या है? जीपी इक्वल टू सेल्स लेस COGS माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट की तरफ हो, तो ये सब माइनस करो तो सी आ जाएगा। बाय द वे, अपने पास COGS सर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो सर हमें ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बनाना पड़ेगा। तो अब मैं ट्रेडिंग बना रहा हूँ पहले, लेकिन इसमें क्या हो गया? ये जीपी हमको आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट में जाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अब मान लो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अपन बनाते हैं P&L अकाउंट। क्या बनाते हैं सर? P&L अकाउंट, P&L अकाउंट। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 6,000। इधर कोई टू ऑफिस का खर्चा है क्या? है ना सर, ये ट्रेड एक्सपेंसेस। तो हमने लिखा ट्रेड एक्सपेंसेस कितना? 4,000। तो 6,000 में से 4,000 गया तो टू, नेट प्रॉफिट कितना आ गया सर? 2,000। तो 6 में से 4 गया 2,000। तो इसका आंसर तो यहाँ आपको मिल जाएगा 2,000। अब देखो, मैं आपको और फॉर्मूले की तरह से बता रहा हूँ, ठीक है? तो ग्रॉस प्रॉफिट, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का, सेल्स में से COGS माइनस करो, डायरेक्ट खर्चे माइनस करो। सेल्स में से सेल्स की लागत माइनस करो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन और डायरेक्ट खर्चे दे रहेगा तो वो भी माइनस करो। डायरेक्ट खर्चे मतलब परचेज के ऊपर, परचेज मार्केट से लेकर परचेज तक के आने के वो सारे खर्चे मैंने ट्रेडिंग का अच्छे से बता रखा है। फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक देख लेना, ठीक है? अब फाइनल अकाउंट अच्छे से आने लग जाएगा। अब डायरेक्ट खर्चे निकाल दिए सर, इससे आगे हमारा जीपी। जीपी हम कहाँ रखते हैं? यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या घटा देते हैं? इधर वाली चीजें, ग्रॉस प्रॉफिट में से इधर वाली डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा दो तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ये इधर इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये घटा दो सर, तो अपन को क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट। सर इधर कोई इनकम हो तो बाई इनकम हो तो, इनडायरेक्ट इनकम हो तो कोई, जैसे कमीशन मिल गया, डिस्काउंट रिसीव कर लिया, है ना, डोनेशन मिल गया, कुछ भी चैरिटी मिल गई, इधर कोई कुछ लिखा हो, तो ये 6,000 में जुड़ के यहाँ टोटल होगी। फिर इधर में से ये व्यापारिक खर्चे घट जाएंगे। तो भाई साहब, इधर की टोटल करने के लिए क्या करेंगे अपन? नेट प्रॉफिट के लिए तो जीपी के साथ प्लस कर लेना क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो फाइनली नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट फाइनल फुल प्रूफ फॉर्मूला, तो जीपी ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी खूब तरह के खर्च होते हैं, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, है ना, जो ऑपरेट करते हैं, जो ऑपरेट नहीं करते, खर्चों का भी मैं इसके फर्स्ट वीडियो जो 2 घंटे का पड़ा है उसके अंदर सारा देख बता रखा है मैंने। तो भाई यहाँ अपन को ट्रेडिंग बनाने की जरूरत है क्या? सर नहीं है। माल जो बिका उसकी सेल है ये, तो सेल में से COGS घटा दो, आएगा जीपी। जीपी में से व्यापार के खर्चे कौन से हैं? इनडायरेक्ट, वो घटा दो, आएगा आंसर। तो यहाँ आ जाओ, COGS ये, तो आगे आपके पास जीपी। जीपी में से क्या घटा दो सर? ग्रॉस नेट प्रॉफिट। जीपी कितना है अपने पास सर? जीपी है भरा था 9, 15 में से 9 गया सर, जीपी है 6,000। इनडायरेक्ट इनकम है नील, है ही नहीं।
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, ये रहे व्यापारी के व्यय, P&L में जाने वाला खर्चा कौन सा है, व्यापार में व्यय कितना है 4000, कहाँ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये 4000, तो 6 में से 4 गया 2000, ऐसे भी। मतलब कि फाइनली या तो ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बनाओ, अगर ट्रेडिंग P&L नहीं बना सकते तो फॉर्मुलेशन कर दो उन खातों की, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये ऊपर आता है ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे आता है P&L अकाउंट, इधर वाला जीपी इधर जाता है, इधर वाला ग्रॉस लॉस इधर जाता है। दूसरा इसमें आते हैं डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें आते हैं सारे P&L में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब मार्केट से लेकर स्टोर रूम तक का जो भी खर्चा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है सर। अब आ जाओ यहाँ आगे। अब आगे और पूछा गया इस क्वेश्चन ने, सकल लाभ होगा प्रारंभिक अंतिम क्रय, क्रय पर भाड़ा, विक्रय पर भाड़ा, कार्यालय का किराया और विक्रय। अब दिक्कत क्या आती है पता है बच्चे, क्रय का भाड़ा तो क्रय तक का ठीक है डायरेक्ट मानते हैं, विक्रय का भाड़ा इसको भी डायरेक्ट मान लेते हैं। ये आगे चला गया और सारा दादा रे दादा कैसे बोलते हो आप, सालान बहुन बेटीन बिंदनी ऐसे मत बोलो सर। विक्रय पर भाड़ा, ये सेल्स पर जो भाड़ा आता है, तो देखो ये आ गया, मैंने क्या कहा, स्टोर रूम को दिमाग में रखो, मार्केट, मार्केट से लेकर स्टोर रूम तक आने का खर्चा क्या होता है, ये होता है डायरेक्ट। तो ये क्रय का भाड़ा, परचेज यहां लगती है, फ्राइट यहां हुई, फ्राइट ऑन सेल्स, फ्राइट ऑन सेल कहाँ होती है बेटा, ये कस्टमर तक जो माल जाता है उसका भाड़ा हमारी तरफ से लग गया, मान लो तो स्टोर रूम से कस्टमर तक गया, तो भाई स्टोर रूम तक आने तक का ही डेबिट होगा, मतलब कि यहाँ तक आने तक का खर्चा ही डायरेक्ट माना जाएगा, तो ये खर्चे डायरेक्ट नहीं माने जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसमें कौन कौन सा खर्चा नहीं आएगा, सबसे पहले ये विक्रय का भाड़ा, स्टोर रूम के बाद का खर्चा P&L में जाएगा, कार्यालय का किराया, ऑफिस का खर्चा, ये इससे पहले ऑफिस से ही काम नहीं आता भाई, ऑफिस के सारे ऑफिस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये सब खर्चे P&L में जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंसिंग खर्चे, अप्रत्यक्ष खर्चे जो भी है ऑफिस के, वो सब किस में जाएंगे सर, P&L में जाएंगे। तो दोनों चीजें अपने P&L में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आएगी भाई ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कितना सर 20,000, मेरे पता है, मेरे जिस बच्चों ने मेरा फर्स्ट टॉपिक देखा है फाइनल अकाउंट का, अभी तक जो देखते हैं उन्होंने तो आंसर निकाल दिया होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे वर्कशॉप से लेके अब तक मेरे जो साथ चलेंगे ना, तो मुझसे पहले आंसर निकालेंगे, क्यों मैं एक्सप्लेन करके कराता हूँ, उससे पहले बच्चे आंसर निकाल के ये बोलेंगे सर कब आगे चलना है, स्किप करो, जब तक सर आंसर निकाले बच्चे समझेंगे नहीं, इसको स्किप कर लेंगे, मुझे पता है। ओपनिंग स्टॉक कितना 20,000, ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो सेल्स कितनी इधर आती है, विक्रय ये रही 1,40,000, ये सेल्स 1,40,000, फिर क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है, ये हमने लिख दिया अंतिम स्टॉक 18,000, ये हमने लिख दिया क्रय 85,000, ये परचेज इधर लिख दी, ये लिख दी सर, पर क्रय पर भरा फ्राइट कितनी 1500, यहाँ पर लिख दी, ये भी हो गया। विक्रय पर भरा सर नहीं आएगा, कार्यालय का किराया सर नहीं आएगा, सेल्स लिख दी, तो इधर की जोड़ कर लो, ये कितना 18, 1,40,000 और 18 1,58,000। अब 1,58,000 में से इधर भी 1,58,000 लिख दो, 1,58,000 में से ये माइनस कर दो, 20 1,05,000, 20 कितना हुआ है, 1,05,000 माइनस करते हैं इसमें से तो बचता है 52, 52 में से 500 गया, ये गया 51,500, नहीं 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 नहीं, इधर की जोड़ कितनी है 1,05,6,500, 1,06,500, भाई मैंने ये देखी नहीं है, मैं डायरेक्ट लेके आया हूँ 0057, अच्छा गया एक, यहाँ आएगा 0 है तो सीधा आएगा 5, 51,500, कितना आएगा 51,500, 8 है ना, हाँ ठीक है 51,500 रुपया। गलत आ रहा है शायद, मैंने एक जोड़ बाकी गलत कर रखी है क्या, 40 और 18 1,58 सही है, 20 और 15 1,05,000 6,500, मतलब कि 58 में से 1,00,000 घटाओ, 58 में से ये वापस 5 घटाओ, बचिए 53, अच्छा मैं 52 कर रहा हूँ दिमाग में, हाँ 53 सही है, ओके सही है, ये आंसर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। आ जाओ नेक्स्ट,
सर सेम क्वेश्चन है, शुद्ध लाभ पूछा है। अभी हमारा जीपी जो ट्रेडिंग अकाउंट से हमने निकाला था, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन है अभी आज का, इसका फाइनल अकाउंट का। इसके बाद में अपना शुद्धि शोधन करेंगे। हाँ, अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट निकाला, ट्रेडिंग अकाउंट का जीपी कितना आया था अभी सर 51,500। तो ये पीएनएल में जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 51,500। अब जो व्यापार में ट्रेडिंग अकाउंट में जो नहीं गए वो अभी इसमें आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जो कट हो गए वो पीएनएल में आएंगे सर। टू सेल्स एक्सपेंसिस, सेल्स पर फ्राइड, सॉरी कितनी 3,000, और ऑफिस का किराया, ऑफिस रेंट कितना 5,000, 5 3 8, 51 में से 8 कम कर दो, 7 और कम कर दो, 53,500 कर दो, 52, 43,500, 43,500, 51,500 में से 8,000 कम करना है। कितना करना है 8, 500, 11, 8 9 10 11 3, 43,500, 43,500 आंसर। मेरी थोड़ी मैथ्स जोड़ बाकी में गलत कम है बेटा। कम क्यों है, मेरी मैथमेटिक्स कमज़ोर है क्यों? 12th पास होने के बाद बंदा कैलकुलेटर पे आ जाता है। कॉमर्स में 12th के बाद कॉलेज में भी कैलकुलेटर अलाउड है, फाउंडेशन में भी अलाउड है, सीए फाउंडेशन में, सीए इंटर में, हर जगह हमारे कैलकुलेटर अलाउड है। तो हम जोड़ बाकी हमारी कमज़ोर है, आप लोगों की बहुत फास्ट है मुझे पता है, अब तो आपने निकाल ही दिया होगा, लेकिन अब क्या करें, हमारी कमज़ोर है तो है। अब आते हैं अशुद्धि के शोधन में। देख रहे हैं अगर इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है तो आपको ये चढ़ा देते हैं। हाँ, लेकिन स्टार्ट में अशुद्धि का शोधन थंबनेल दे रखा था। चलो 1 घंटे की क्लास बना लेते हैं, अशुद्धि का शोधन इसमें ही डाल देते हैं। चलो आ जाओ अशुद्धि का शोधन। अब अशुद्धि होगी कहाँ पर, सबसे पहले तो ये बात आती है। आ जाओ अब यहाँ पर आप बनाओगे अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाने के बाद अकाउंट में सबसे पहले क्या बनाओगे, ओ तेरी आगे गया, पेंसिल 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 पेंसिल। आप बनाओगे अकाउंट्स, अकाउंट्स में सबसे पहले क्या बनाओगे सर, जर्नल। जर्नल बना के आने के बाद आपको क्या कर, खातों में बहुत सहूलियत रखनी है तो क्या करोगे, उधार के लिए परचेज बुक बना दी, उधार सेल्स के लिए विक्रय बुक बना दी। बुकें भी रखते हो जर्नल और अकाउंट में भी हिसाब, कंप्यूटर में भी हिसाब किताब रखते हो, और मैनुअल भी चल रहा है, लेजर में भी चल रहा है, दोनों ही रख रहे हो। सर उधार की पोस्ट ही पहले इधर करते हो है ना, लेजर बनाते हो, और सब्सिडीज बुक करते हो, मतलब कि जर्नल के साथ साथ अगर आप सब्सिडीज बुक रखते हो और आप जर्नल की लेजर पोस्टिंग भी करते हो, दोनों में बीच में और आता है, या तो ये करो या ये करो। तो भाई क्वेश्चंस आपको इधर से भी पूछ सकता है, क्वेश्चंस आपको गलती इधर की भी पूछ सकता है, इसकी गलती भी पूछ सकता है या इसकी गलती भी पूछ सकता है। मान लो आपने सब्सिडीज बुक बनाई या लेजर बुक बनाई तो इनके भी क्या निकलेंगे, बैलेंस। लेजर के भी क्या निकलेंगे, बैलेंस। दोनों के बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होंगे, दोनों के बैलेंस ट्रांसफर होंगे, सब्सिडीज बुक के बैलेंस ट्रांसफर होंगे लेजर में, अब लेजर के बैलेंस ट्रांसफर होंगे ट्रायल बैलेंस में। ये इधर थोड़ा सा छिड़ते ही बार बार पेन लेना पड़ता है। अब इधर आएगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट, फाइनल में ये ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनेगी। तो इस तरह से आपके खाते बनेंगे। तो अब आपकी गलती कहाँ हो रही है सर, या गलती हो रही है आपने ट्रायल बैलेंस बनाया इससे पहले, इस एरिया में गलती हो रही है तो इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले गलती। पता चल गई आपको, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं, आपने ढंग से चेक किया सर परचेज बुक के जोड़ में कमी रह गई, सेल्स रिटर्न बुक में जोड़ में गलती रह गई, बैंक बुक के जोड़ में गलती रह गई, बैलेंस निकालने में गलती कर दी, बिल रिसीवेबल में गलती कर दी। तो यहाँ अगर आप जोड़ गलती करोगे, देखो इधर देखो बनेगी परचेज बुक, मान लो तो एक परचेज बुक के कॉलम बनेंगे, तो यहाँ की जो टोटल होती है, इस टोटल की पोस्टिंग होती है लेजर बुक में। सब्सिडीज बुक के टोटल की क्या होगी, टोटल जो निकालोगे टोटल यहाँ लेजर में जाती है, और टोटल गलत निकाल दोगे तो लेजर गलत बनेगा, लेजर गलत बनेगा तो ट्रायल बैलेंस गलत बनेगा। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर आपको पता चलता है तो किस हिसाब से अशुद्धि निकलेगी, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आपको पता चलता है भी गलती है, अगर आपको यहाँ पे पता चलता है पर फाइनल अकाउंट बनाने से पहले पता चल जाए, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बना दिया और ट्रायल बैलेंस बना भाई ऐसे, कैसे बना, इधर आ रहा है 1 लाख, इधर आ रही है 58,000, 2,000 का फर्क आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस में गलती है। फिर क्या करते हो, अब ट्रायल बैलेंस को ही ढूंढते हो, कोई गलती इसमें तो लिखने में नहीं करी, लेजर से ट्रायल बैलेंस में पैसा डालने में तो गलती नहीं करी, इधर से इधर में
आप एंट्री करते हो वहां पे तो गलती नहीं करी सर, नहीं करी। तो पता करो क्या जर्नल में गलती हुई कि पता नहीं, क्या गलती यहाँ बुक में हुई सर, पता नहीं। तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर आपको पता चलता है तब आप क्या करोगे, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम कम होता है तो अपन यहाँ पर करेंगे सस्पेंस अकाउंट ओपन और 2000 रुपये लिख देंगे, फटाक से इधर 1 लाख लिख देंगे और इधर भी 1 लाख लिख देंगे, टोटल हो जाएगी, किस्सा खत्म। सस्पेंस क्यों बनाएंगे सर? अरे भाई सस्पेंस बना के एक बार हम खाते पेश कर देंगे, टैक्स जितना भरना था वो भर देंगे, बाद में हमें पता रहेगा सस्पेंस खुला हुआ है, इसका मतलब भाई कहीं ना कहीं गलती है, आराम से गलतियां ढूंढते रहेंगे, एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, किस्सा खत्म करेंगे, और जो भी गलतियां ढूंढेंगे सस्पेंस अकाउंट के हिसाब से हिसाब किताब करेंगे, सस्पेंस अकाउंट एक अलग से नया खाता खुलेगा, सब कुछ ठीक है। तो आ जाओ, तो फिर ट्रायल कहाँ कहाँ बनेगा? एक तो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले की गलतियां चेक करते हैं, एक ट्रायल बैलेंस बनने के बाद चेक करते हैं, लेकिन अंतिम खाते बनने से पहले, और एक अंतिम खाते बनने के बाद। यहाँ ये खाते सर सब बन गए, उसके बाद हमें पता चले कुछ गलतियां है, ट्रायल बैलेंस तो मिल गया बट फिर भी कुछ गलती है, बाद में पता चले तो वो अगले साल सुधारेंगे। कब सुधारेंगे? अब बन गया, मिल गया, चेक कर लिया, कोई नोटिस नहीं, कोई बात नहीं, क्यों टेंशन है, अगले साल सुधारेंगे, ठीक है, अगले साल सुधारेंगे। तो इसका भी एक मोस्ट पॉइंट आएगा, वो बताऊंगा मैं आपको। अब अशुद्धियों के प्रकार, सही है, ठीक है, सही दिख रहा है अभी बच्चों लोगों को? ब्लैंक करने से ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हो रही? नहीं, सही दिख रहा है। सौरभ देख तो, स्किन मेरे इधर से थोड़ी ढंग से दिख नहीं रही है, हाँ सही दिख रहा है। हाँ भाई, अब अशुद्धियों के प्रकार, अशुद्धियां होती है 2 प्रकार की, मूल रूप से कितने प्रकार की गलत होती है? अरे मैं चार्ट कराऊं फिर आप कहना सर मजा आ गया। अशुद्धि होती है सर 2 प्रकार की। नंबर 1 सिद्धांत की अशुद्धियां या लिपि की अशुद्धियां। आप तो सिद्धांत ही गलत लगा दो। मान लो मैंने आपको बताया ना, आप व्यापार करते हो किराने का, किराना खरीदते हो तो परचेज से लिखोगे, अब वहां पे पैकिंग मशीन, पैक करने की मशीन होती है, पैकिंग मशीन, पेंचिंग मशीन, पैकिंग मशीन, कुछ भी बोल दो, अगर वो खरीदोगे तो उसको क्या आप किराना आपन में हिसाब किताब करने के लिए स्टेशनरी खरीदी, क्या वो आपको परचेज से एंट्री करोगे? नहीं सर। अगर आप कोई माल खरीद रहे हो तो परचेज और सेल्स से एंट्री करोगे। माल के अलावा व्यापार चलाने के लिए कोई भी वस्तु खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, अगर दुकान के अंदर जो सारा फर्नीचर लगा तो फर्नीचर के नाम से एंट्री होनी चाहिए। तो अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो आपने उसको परचेज से एंट्री कर दी, तो भाई वह एंट्री सिद्धांत को डिस्टर्ब कर रही है, वो सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये है जब भी माल क्रय किया जाए तो परचेज से एंट्री करें, माल के अलावा कुछ भी वस्तु खरीदी जाए तो उस वस्तु के नाम से एंट्री करें, ये सिद्धांत बोलता है एंट्री करने का, ठीक है सर। दूसरा सिद्धांत क्या बोलते हैं? जब भी मशीन खरीदते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं या मशीन अकाउंट डेबिट टू पार्टी करते हैं। आपने खरीदी मशीन, आपने कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, उल्टी ही कर दी, सिद्धांत गलत कर दिया ना। अब खरीदते हैं तो मशीन डेबिट होती है, आपने मशीन को क्रेडिट कर दिया, ये सिद्धांत गलत कर दिया। तो सिद्धांतिक अशुद्धियां खूब सारी सिद्धांत होते हैं, लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, एसेट्स डेबिट होती है, खर्चे डेबिट होते हैं, इनकम क्रेडिट होती है ना। तो इस सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ी हो जाए, लेकिन तल पर तो उससे मिल जाएगा। सर क्यों मिल जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन करना था या मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, चाहे उल्टी करो चाहे पुल्टी करो, इधर भी डेबिट में ही 1 लाख, क्रेडिट में ही 1 लाख, तलपट बनता कहते हैं। कैसे बनता है मैंने बता रखा तलपट के बारे में, परफॉर्मा वगैरह सारा। तो तलपट बनेगा सर, वो तो मिल जाएगा, इधर भी 1 लाख इधर भी 1 लाख, टोटल तो मिल ही जाएगी। सिद्धांत की अशुद्धियों को पकड़ने में बहुत दिक्कत आती है भाई। सबसे मुश्किल से कौन सी अशुद्धियां पकड़ी जाती है? सिद्धांत की अशुद्धियां सबसे मुश्किल से पकड़ी जाती है, ठीक है। मान लो हमने दिया रेंट, हमने क्या दिया? रेंट, और हमने उसको कर दिया सैलरी। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 और हमने कर दी सैलरी अकाउंट डेबिट टू 10,000। तो भाई सिद्धांत गलत किया है वहां, 10,000 अमाउंट तो सही है, इसका मतलब ट्रबल तो मिल जाएगा, लेकिन सिद्धांत की अशुद्धियां जो होगी वो डेबिट क्रेडिट पक्ष को करने में गलत कर सकते हैं, वो होती है सिद्धांत की। इससे तलपट आराम से मिल जाता है, तलपट मिलने में कहीं दिक्कत नहीं आती, ठीक है सर। दूसरी लिपि की अशुद्धियां, लिपि का मतलब जो लिखने वाला हिसाब किताब में गलत कर दे। लिपिक बैठा है, सब सिद्धांत सही है, सिद्धांत तो सब सही है, जो चीज डेबिट होनी थी डेबिट हो रही है, जो चीज क्रेडिट होनी थी वो क्रेडिट हो रही है, लेकिन अमाउंट लिखने में गलती कर दे। नंबर 1, परचेज करा 1 लाख का, उसने लिख दिया 10,000, डेबिट में तो लिख दिया 10,000, क्रेडिट की एंट्री में लिख दिया 1 लाख, लिपिका अशुद्धि। अब जर्नल से पोस्टिंग करनी थी, परचेज की पोस्टिंग डेबिट में करनी थी, उसने क्रेडिट में कर दी, सर उल्टी कर दी, ओहो पोस्टिंग में गलती कर दी, ठीक है सर। और सर उस बंदे ने क्या करा, सेल्स की पोस्टिंग उसने परचेज के खाते में कर दी, ओ तेरी तो, मतलब जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं या पोस्टिंग में खतौनी में गलती, एक बुकों के अंदर जोड़ करने में गलती। हम जैसे मेरी होती है, मेरी जोड़ एक बार में सही होती नहीं है, एक बार में एडलेस सही होता ही नहीं है,
2 बार कर दूं फिर भी सही नहीं होती, फाइनली कैलकुलेटर पे चेक करता हूँ सही होती है, तो भी चेक करता हूँ हाँ ठीक है। तो उस दिन मेरा कैलकुलेटर खराब था, मान ली का प्रेशर ज़्यादा था, मैंने ठोक दी दबा दब दबा दब जोड़े ठोक दी सबकी, 4-5 तो गलतियाँ निकल ही जाएगी। तो परचेज बुक की जोड़ गलत, तो उस परचेज बुक का, सेल्स बुक का सब लेजर का ट्रांसफर होगा। सर उसका टोटल का ट्रांसफर होगी, खतौनी कहाँ होगी, उनकी खतौनी, उनकी खतौनी लेजर बुक में होगी। सहायक बुकों की योग की खतौनी कहाँ जाएगी, लेजर बुक में जाएगी। तो यहाँ गलत कर रहे हो तो लेजर गलत हो गया, तो लेजर को वहाँ सुधारना पड़ेगा हमें, बुक क्या नहीं सुधरेगी, लेजर सुधरेगा, फिर है ना, लेजर सुधर के ट्रायल बैलेंस सुधर जाएगा। आया समझ में? तो सर ये हो गई आपकी लिपि की अशुद्धियां। तो ये सब कितने कितने क्या क्या होती हैं वो देखते हैं। अब लिपि की अशुद्धियों में भी सबसे पहले शक्तिपूर्वक अशुद्धियां, कुछ अशुद्धियां ऐसी होगी भाई शक्तिपूर्वक कर देगी। शक्तिपूर्वक कैसे, मान लो ऊपर आपने क्या करा, बता देते हैं शक्तिपूर्वक अशुद्धियां क्या होती है। शक्तिपूर्वक अशुद्धियां इधर देखो, मैंने करा परचेज 1 लाख से ना, 1 लाख से क्या करा, ओ तेरी तो हम्म, 1 लाख से परचेज करा, एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री सही है? तो सही नहीं है, लिपि की अशुद्धि है। परचेज डेबिट करना था, परचेज डेबिट करा, टू कैश गया, ये भी सही है। ये वाला पोर्शन सही है, मतलब सिद्धांतिक अशुद्धि नहीं है। ये वाला पोर्शन गलत है, मतलब लिपि की अशुद्धि है। लिपि की अशुद्धि है ये, लिपि की अशुद्धि। ये कौन सी हो गई सर? लिपि की अशुद्धि हो गई। ठीक है सर। अब हुआ क्या, एक और परचेज किया मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वो और 1 लाख की गिरी। अब अदगावड़ा अकाउंटेंट हो तो वो क्या करेगा, यहां करेगा 10,000। तो भाई अब इधर देखो, एक्चुअल में 10,000 की परचेज थी, कितने हजार की परचेज थी, 10,000 की, तो कैश तो 10,000 ही गया, इधर से कैश 1 लाख गया, तो यहाँ का कैश 1 लाख और यहाँ कैश 10,000, टोटल कैश कितना गया सर, 1,10,000 का कैश गया। तो सही बात है ना, कैश इधर 10,000 1 लाख चला गया, यहाँ कैश कितना गया 10,000, तो यहाँ पे तो सही करी। टोटल कैश कितना गया सर, यहाँ की परचेज है 1 लाख, यहाँ की परचेज है 10,000, तो टोटल कैश कितना गया 1 लाख, यहाँ 10,000, यहाँ पे तो सही है। लेकिन टोटल परचेज कितना हुआ, यहाँ पे तो हुआ था लाख का, लेकिन यहाँ लिखा 10,000, यहाँ पे हुआ 10,000 का, यहाँ लिखा लाख, लेकिन इसकी इसकी शक्ति पूर्ति हो गई, टोटल 1,10,000 का परचेज हुआ, टोटल बैलेंस तो मिल ही जाएगा ना। तो ये अशुद्धि क्या ही जाएगी, ये वाली अशुद्धि कही जाएगी शक्तिपूर्वक अशुद्धियां। एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि को भर देती है, ये होगी शक्तिपूर्वक अशुद्धि। आया समझ में? आ गया सर, आगे बढ़ो। ये होगी शक्तिपूर्वक। भूल की अशुद्धि मतलब हमने माल खरीदा लेकिन नहीं भूल गए। क्या बात करते हो सर? हाँ भाई, शक्तिपूर्वक अशुद्धि देखो बराबर हो गई, तलपट मिलेगा सर, बिल्कुल तलपट मिलेगा, शक्तिपूर्वक अशुद्धियों से तलपट मिलेगा, सिद्धांत की अशुद्धियों से तलपट मिलेगा, ठीक है मिलेगा। भूल की अशुद्धि से भी तलपट मिलेगा। क्या बात करते हो सर? हाँ तलपट मिलेगा। अरे भाई हमने 1000 एंट्री करने की, उसमें 2 एंट्री और करनी भूल गए, बाकी 1000 एंट्री सब कुछ सही है, तो तलपट मिलेगा। 2 एंट्री भूल गए, लिखी ही नहीं, तो तलपट तो मिलेगा ना भाई। हाँ तलपट तो मिलेगा। तो भूल की अशुद्धियां भी हो जाए तो भी तलपट मिलेगा, मतलब लिखना ही भूल के लिपि की गलती है, लिखना भूल गए लिपि की गलती है, सिद्धांत की कोई गलती नहीं है। तो सैद्धांतिक अशुद्धियां, लिपि की अशुद्धियां, लिपि की अशुद्धियों के ये शक्तिपूर्वक अशुद्धियां, भूल की अशुद्धियां और त्रुटिपूर्ण अशुद्धियां। अब भूल की अशुद्धि में लिखना ही भूल गए, ये होगी शक्तिपूर्वक अशुद्धियां। अब त्रुटि का मतलब कैसे, त्रुटि का मतलब वही अमाउंट, शक्तिपूर्वक जैसी अमाउंटों में गलती कर दे, कुछ त्रुटि हो जाए, खता भाई जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करने में गलती कर दे, लिपिकी तो गलती करता है, यहाँ से यहाँ पोस्टिंग करनी थी गलत कर दी, सही खाता भाई का योग करना था गलत कर दिया, मतलब त्रुटियां कर रहा है वो, गलतियां कर रहा है। सिद्धांत सब सही लगे, अकाउंटेंट बहुत होशियार है, लेकिन है बेटा सीपी सर जैसा, टोटल करनी नहीं आती। खतौनी करने में कभी डेबिट मैन कभी क्रेडिट मैन गलत कर देता है, खतौनी डेबिट क्रेडिट में गलत करना वो सिद्धांत की गलतियां कर देता है, मतलब त्रुटिपूर्ण गलतियां कर देता है, लिखने में गलतियां कर देता है, तो ऐसी कुछ गलतियां हो जाती है। तो आ जाओ, अब भूल की अशुद्धि में पूर्णतः भूल जाना, पूर्णतः भूल जाने का मतलब क्या हुआ, पूरी एंट्री करना ही भूल जाना। दूसरा खतौनी करना भूल जाना, एक तो या तो जर्नल करना ही भूल जाना, जर्नल तो कर दी, उस पूरी एंट्री की खतौनी नहीं करी, तो भी क्या होगा बेटा, तलपट मिल जाएगा। ओके सर, आगे
त्रुटिपूर्ण अशुद्धियां जो होगी उसे तलपट नहीं मिलेगा। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, बच्चों को दिक्कत आती है सर कौन सी अशुद्धि से तलपट मिलेगा, कौन सी अशुद्धि से तलपट नहीं मिलेगा। बच्चे रट रट के भाई साहब उनके डब्बों के ढक्कन गोल हो गए सारे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। डब्बों के ढक्कन मतलब दिमाग के ढक्कन गोल हो गए सारे। दिमाग के अंदर जो डब्बे होते हैं इधर इधर वाले, इनको मैं दो डब्बे बोलता हूँ। ये खाली है या भरे हुए हैं अब पता नहीं, मेरे तो खाली है, आप लोगों को पता नहीं। सर आपकी खाली है? अरे हाँ भाई खाली है, आप लोगों की भी खाली है। अब उसको ज्ञान से भरते जाओ, कभी नहीं भरेंगे, खाली ही रहेंगे वो, कितना ही भरो भरते ही जाएंगे। आ जाओ वापस यहाँ। तलपट नहीं मिलेगा सर, अगर त्रुटिपूर्ण अशुद्धियां हो जाए तो तलपट नहीं मिलेगा। हो गया मजा? हो गया सर, मजा तो हो गया। पेन तो बार बार लेना पड़ेगा, ये परेशान करेगा। हाँ, त्रुटिपूर्ण अशुद्धि तलपट नहीं मिलेगा। त्रुटिपूर्ण ऐसी कौन कौन सी अशुद्धि होगी जिसे तलपट नहीं मिलेगा? नंबर 1, सहायक पुस्तकों का योग गलत लिखना। अब सहायक पुस्तक क्या हुई? सहायक पुस्तक की मतलब देखो, उधार का विक्रय। मान लो उधार हमने माल बेचा, तो हमने क्या करा, पार्टी का नाम लिख दिया, पार्टी के सामने अमाउंट सही लिख दी। अब होता क्या है, ये है हमारी सहायक बुक, मतलब सेल्स बुक। सेल्स बुक पूरा पूरा एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ उनका। ये है अपनी सेल बुक, इसके अंदर हमने माल बेचा किसी को, ए को बेचा, बी को बेचा, सी को बेचा, 3 बंदों को माल बेचा, उधार बेचा। डिस्काउंट कुछ नहीं, सीधी अमाउंट लिख दो, 10,000, 20,000, 30,000, टोटल कितनी? सहायक पुस्तकों के गलत योग लगाना, तो सर टोटल योग हो गई इसकी 60,000, मैंने लगा दी 50,000। मैंने कितनी लगा दी? 50,000। अब मैं इस सब्सिडीज बुक का पोस्टिंग किस में करूंगा? ध्यान दो, वापस बता रहा हूं जानकारी के लिए। सबसे पहले बनते हैं जर्नल या बनती है सब्सिडीज बुक। या तो जर्नल बनाओ या सब्सिडी, ये है भाई, या तो जर्नल बनाओ या सब्सिडी बनाओ। या तो इसका बैलेंस या इनका बैलेंस कहाँ जाएगा? लेजर पोस्टिंग में। लेजर में जाएगा। लेजर मतलब इनके खाते बनेंगे वापस। तो इस बुक के अंदर जो रिकॉर्ड हो रखा है इन सब के खाते बनेंगे। तो इस बुक में क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है सर? एक तो रिकॉर्ड हो रखा है सेल, तो सेल्स अकाउंट बनेगा, ये सर सेल्स अकाउंट बनेगा। दूसरा है ए का भी अकाउंट बनेगा। तीसरा है बी का भी अकाउंट बनेगा। तीसरा है सी का भी अकाउंट बनेगा। अब सेल्स क्या है? सेल्स बुक, सेल्स क्या होती है हमेशा जर्नल में? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स क्रेडिट होती है सर, सेल्स ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो एक लाइन वापस साफ कर दूं, तो सेल्स के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाई ए, बाई बी, बाई सी। कितना लिखेंगे टोटल लेजर में? सर लेजर में अपन लिखेंगे यहाँ 10,000, यहाँ 20,000, यहाँ 30,000। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ की सेल्स कितनी आएगी सर? यहाँ की सेल्स आएगी अब 60,000। लेकिन हमने यहाँ कितना लिख रखा है? हमने यहाँ लिख रखा है 50,000। तो हम यहाँ सेल्स बुक में जैसे ही सेल्स बुक की पोस्टिंग करेंगे लेजर में, जैसे ही पोस्टिंग करेंगे लेजर में, तो सर ये सब अलग अलग ऐसे नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? ए बी सी ये नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 50,000 सेल्स अकाउंट डेबिट बाई सन्ड्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे पता है आपको? वापस देखो, जब भी ये सेल्स बुक बनाएंगे तो सर ऐसे नहीं लिखेंगे। तो आप सर क्यों हमें गलत पलत सिखाते हो? बेटा सिखाने के लिए, गलत पलत नहीं पढ़ा रहे हम आपको सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं। इतना डीप एंड डिटेल पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, वो भी शॉर्ट टाइम में। अब लिखेंगे बाई सन्ड्री डेटर्स। हमारे सन्ड्री डेटर्स वो 50,000 के हैं। सन्ड्री डेटर्स कितने बनाएंगे? 50,000 के। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चे लोगों, ध्यान देने वाली बात है ये, सन्ड्री डेटर हमारे है कितने कितने? सन्ड्री डेटर जो है सर हमारे है वो ए बी सी 3 डेटर है। तीनों का खाता यहाँ खत्म नहीं, लेजर में, ये लेजर चल रही है। ये सब्सिडीज बुक थी, ये लेजर पोस्टिंग चल रही है। सब्सिडीज बुक की पोस्टिंग किस में चल रही है? लेजर में। तो लेजर में किस किस का चलेगा? सेल्स का खाता बनेगा, ए का खाता बनेगा, बी का खाता बनेगा, सी का खाता बनेगा। 4 लेजर बनेंगे। सब्सिडीज बुक सीधी सेल्स बुक से कितने लेजर बनेंगे? 4। तो एक तो है डी, ए से हमने कितना खरीदा सर? 10,000। बी से हमने कितना खरीदा, सॉरी ए को कितना बेचा? ए हमारा देनदार है, डेटर है, तो उसे डेबिट में लिखेंगे। बी हमारा देनदार है, डेटर है, डेबिट में लिखेंगे। सी हमारा देनदार है, डेटर है, डी में डेबिट में लिखेंगे, है ना? तो 20,000 का माल इससे। तो अपन क्या करेंगे? या देख देख के करेंगे। ए का कितना बुक के अंदर? ए का 10,000 ए में लिखेंगे। बी का कितना? 20,000 बी में लिखेंगे। सी का कितना? 30,000 तो सी के लिखेंगे। तो डेटर हमने कितने डेबिट कर दिए? 10, 20, 30।
60,000। तो जैसे ट्रायल बैलेंस बनेगा तो यहाँ लिखेंगे डेटर, डेटर्स यहाँ लिखेंगे 60,000, यहाँ लिखेंगे फिर क्या, डेटर लिखेंगे 60,000। देखो 10,000 का डेटर ये, 20,000 का डेटर ये, 30,000 का डेटर ये। तो डेटर मतलब कि डेटर मतलब ए बी सी तीनों का अलग अलग लिखूँ ना, 10 20 30, तो ये टोटल क्या लिखूंगा, 60 लिखूंगा। इसलिए मैंने सबको एक जोड़ के एक साथ लिख दिया, मतलब ट्रायल बैलेंस में सब डेटरों की जोड़ एक साथ ही आएगी, सब डेटर की जोड़ करके यहाँ लिख दिया कितना। तो मेरी डेटर की एक की जोड़ 10,000, बी की जोड़ 20,000, सी की जोड़ 30,000, तीनों की जोड़ कितनी, 60,000। ठीक है। अब सेल्स, सेल्स क्या होती है, क्रेडिट कितनी है। अब यहाँ की जोड़ मैंने 50 कर रखी है, सेल की जोड़ यहाँ पे भी कितना लिखा हुआ है सर, ये देखो सेल की जोड़ है अभी, ये डेबिटर की अलग है, नजदीक आ गया इसलिए ये 50,000 लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 50,000। तब जब हम ट्रायल बैलेंस की टोटल करेंगे तो इधर आएगी 60, इधर आएगी 50। भाई गलत आ रहा है, सहायक पुस्तकों का गलत योग लगना। सहायक पुस्तक के गलत योग लगते ही यहां से अपन कहां जाएंगे, लेजर में, लेजर से कहां जाएंगे, तलपट में, ट्रायल बैलेंस में। आगे ना ट्रायल बैलेंस में गलती आ गई सर, सिर्फ एक सहायक बुक के योग यहाँ गलत कर दी, सेल्स दिख रही है 50 की, लेजर दिख रहे हैं 60 के, तो आ रही है गलती, ये लिपि की अशुद्धि, इसे तलपट नहीं मिलेगा। ओके सर, समझ में आ गया, आ गया सर, समझ में आ गया, आ गया। देखो बच्चों हमारे पास टाइम था कम, सीधी सी बात है, हमारे पास टाइम था कम, इस कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करके हम ऐसे एबल हो जाएं कि भाई 25 क्वेश्चन में से 20 एबो क्वेश्चन हिट कर लें। हमें नॉलेज चाहिए, ना कि ज़्यादा प्रैक्टिस, नॉलेज से हम हिट कर लेंगे, बड़े बच्चे हो, 11 12 के बच्चे हो नहीं। ठीक है, आया खाता बही में, नहीं खाता बही में गलत राशि से खतौनी करना। अब मान लो वहाँ ए बी सी 10 20 30 से थे, एक एक खाते में सेल्स की टोटल कर दी मैंने कितनी सही, यहाँ की जोड़ थी कितनी थी खाता बही की, यहाँ की जोड़ तो सी 60, हमने 60 लिख दी सर, यहाँ था 10, यहाँ था 20, यहाँ था 30, 60 सही, ए बी सी। लेकिन ए बी के अंदर खतौनी करते समय मैंने क्या लिख दिया, खाता बही में गलत राशि से खतौनी कर दी, या तो सेल्स की 60 थी 60 लिख दी, या 60 की जगह 6,000 लिख दी, और बाकी सबको सही लिख दिया, या ये गलत लिख दिया, इधर को सही लिख दिया, मतलब कोई ना कहीं गलत लिख दिया। ठीक है सर, गलत पक्ष में राशि की खतौनी करना। अब जो ये ए बी सी सब डेटर थे, मैंने इनकी कैट में लिख दी, तो मैं इनकी कैट में लिखूंगा तो क्या होगा, तो ए बी सी ट्रायल बैलेंस में क्या आएंगे, 10 20 30, मतलब ये टोटल कैटर के रूप में आएंगे 60,000, और सेल्स भी क्या आएगी इधर 60,000, तो भी क्या होगा 1,20,000, तो डेबिट बिल्कुल जीरो रहेगी, कैट में 1,60,000 हो जाएगा। मतलब कि गलत पक्ष में खत्म करना। ए बी सी के, ए बी और सी दोनों डेटर थे, यहाँ डेबिट में लिखना था, लेकिन सेल्स जिसको हम बेचते हैं वो क्या होता है, डेटर, तो हमने डेबिट में लिखना था, हमने इनको बना दिया क्रेडिटर, हमने इधर 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 पोस्टिंग कर दी, सीआर में पोस्टिंग कर दी सर। अरे भाई साहब गलत कर दिया ना मामला, गलत कर दिया, तो भी ट्रांसफर नहीं मिलेगा। ठीक है, खाते का गलत शेष निकालना। अब देखो मान लो लेजर बना दिया मैंने, इधर की जोड़ 10,000, इधर की जोड़ 2,000, लेकिन मैंने गलती से सोच लिया इधर 20,000 है इधर 10,000 है, वो इधर जोड़ निकाल दी। अरे भाई ऐसा नहीं, इधर की जोड़ 10 है इधर 2 है, इधर 8,000 आना चाहिए था, लेकिन मैंने गलत खाते का शेष निकाल दिया। खातों का शेष, डेबिट की जोड़ थी ज़्यादा, क्रेडिट की थी कम, इधर थी 20,000 इधर थी 2,000, मुझे 18 लिखना था, मैंने 8,000 लिख दिया। या इधर की जोड़ थी 20,000 इधर की जोड़ थी 2,000, मैंने दो इधर भी 20 मान ली इधर 20 मान ली, बैलेंस जीरो कर दिया। मतलब कुछ भी गलत शेष निकाल दूं, बैलेंसिंग फिगर अगर मैं उनका गलत कर दूं तो भी मेरे क्या होगा, गलत होगा। तो भाई इस चार्ट में मैंने एक चीज़ जोड़ी, उस चीज़ को याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। आपके एक क्वेश्चन ऐसे आने के चांस बनता है, कौन सी गलती से ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है, क्या कौन सी ट्रायल बैलेंस, कौन किस गलती से ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। सहायक पुस्तकों में गलत योग, खाता बही में गलत योग में खतौनी करना, गलत पक्ष में राशि में खतौनी करना, या सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, मतलब तो सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, इससे तलपट मिल जाएगा, इन चीज़ों से तलपट नहीं मिलेगा। तो ये ऐसी 4 चीज़ें हैं, इन चीज़ों से तलपट नहीं मिलता है भाइयों। बाकी कोई भी गलती हो तलपट मिल जाएगा, तलपट मिल जाएगा, तलपट मिल जाएगा, तलपट मिल जाएगा, तलपट मिल जाएगा। सिर्फ एक मैंने रेड कर रखा है, एक खतरनाक चीज़ है, त्रुटिपूर्ण अशुद्धियाँ, तलपट नहीं मिलेगा। ये त्रुटिपूर्ण अशुद्धियाँ होती है ना, इससे तलपट नहीं मिलेगा। भूल की अशुद्धि से तलपट मिल जाएगा, शक्तिपूर्वक अशुद्धि से तलपट मिल जाएगा, सैद्धांतिक अशुद्धि से तलपट मिल जाएगा। कभी कभी यही आता है लिपि की अशुद्धियाँ, लिपि की अशुद्धियाँ ये हो गई, इसे तलपट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो अगर याद है कि क्वेश्चन हो तलपट किससे नहीं मिलेगा, तो लिपि की अशुद्धि से भी तलपट नहीं मिलता। मेन रूप यह है कि लिपि की अशुद्धि से भी तलपट नहीं मिलता, लिपिक ज़्यादा त्रुटि ही करता है। सिद्धांत, शक्तिपूर्वक, ये सब आपको मैंने एक चार्ट बना के दे दिया है, इसको अच्छे से याद कर लो। गारंटी से कहता हूँ, अगर
अब क्वेश्चन आ गया ना, किससे तलपट मिलेगा किससे नहीं मिलेगा, आपको समझ में आएगा और आप उस क्वेश्चन को हिट करोगे। ठीक है सर, इसको कर देते हैं ऑल क्लियर, फिर चलते हैं आगे। ऑल क्लियर, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, अशुद्धि के चरण। अशुद्धि के चरण कब, हम भाई जर्नल बना रहे हैं, सब्सिडीज बुक बना रहे हैं, फिर लेजर बना रहे हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, है ना। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अशुद्धि हमें पता चल गई तो तब शोधन कर देंगे, या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चला, हम आंख मीच के एंट्रियां करते रहे, बुकें बना दी, लेजर भी बना दिया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाने बैठ गए, फिर ट्रायल बैलेंस जोड़ करा, अरे भाई बराबर नहीं आ रहा, ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट या क्रेडिट बराबर आनी चाहिए ये नहीं आ रही, फिर पता चले और फिर हम अशुद्धि निकालें, तो तलपट बनाने के बाद अशुद्धि निकालना, तलपट बनाने से बाद अशुद्धि निकालने के बाद अगर हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, तलपट बनाने के बाद अशुद्धि निकालना, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। और एक होगी तलपट बनाने से पहले हमें पता चल जाए कि हाँ नहीं कहीं ना कहीं तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, फिर तलपट बनाते हैं, चेक करा पता चल गया ये अशुद्धि है तो उसका सुधार कर लो, बस सीधी सी बात है। ठीक है, आ जाओ यहाँ। तो 3 अशुद्धियां होगी। अशुद्धि शोधन के चरण नंबर 1, तलपट बनाने से पहले पता चल जाए हम अशुद्धियां निकाल रहे हैं, या तलपट बनाने के बाद, लेकिन अंतिम खाते बनाने से पहले। और अंतिम खाते बनाने के बाद ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, अगले वर्ष में अशुद्धियां होती है, अगले वर्ष में अशुद्धियों का सुधार होता है, अर्थात अगले लेखा अवधि में। मान लो फाइनल अकाउंट बना दिया, फाइनल अकाउंट कब बना था, 31 मार्च को, इसके बाद बैलेंस शीट बदल जाती है, फिर आ जाता है 1 अप्रैल। अब जो भी एंट्री होगी अशुद्धि सुधारी होगी 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को करेंगे हम। तो फाइनल टेक्निकली देखा जाए तो तलपट फाइनल अकाउंट बनाने के बाद जो अशुद्धियों का शोधन होता है वो होता है अगले साल में। कब होता है भाई, अगले साल में, अर्थात अगली लेखा अवधि में उनका शोधन होगा। क्योंकि देखो ये है पहला साल, ये 31 मार्च खत्म हो गया, फाइनल अकाउंट बन गए, खत्म हो गया। फाइनल अकाउंट बनेगा कब सर, 31 मार्च से पहले तो फाइनल अकाउंट नहीं बन सकता, क्योंकि 31 मार्च तक के सभी ट्रांजैक्शन फाइनल अकाउंट में लेने पड़ते हैं। ओके सर, यहाँ जाने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ कुछ गलती है, तो यहाँ पर एरर सुधारेंगे। तो कब सुधारेंगे सर, दूसरे साल में ही तो सुधारेंगे। हाँ सर, तो अगली लेखा अवधि में सुधारेंगे। ठीक है भाई, अब आ जाओ, ये तलपट बनने से पहले ये लेजर बुक, जर्नल बुक, सब्सिडीज बुक, लेजर बुक, ये क्या हो गई तलपट बनने से पहले। यहाँ अगर गलती आप सुधार रहे हो तो तलपट बनने से पहले, तलपट बनने के बाद सुधार रहे हो तो तलपट खाता बनाने के बाद, और अंतिम खाता बनाने से पहले। और तो तल फाइनल अकाउंट कौन से बनेंगे, फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाने से पहले अगर गलती निकाल रहे हो तो तलपट बनाने के बाद हो गया ना, ये तलपट बन गया, फिर बाद में बनेगी। ये आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगर आप तलपट बनाने के बाद अगर निकाल दो तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, इसके अलावा अपन कहीं पे भी सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रहना चाहिए। ध्यान रखो, अगर भाई तलपट जैसे कि जर्नल बना दी, हमें पता चल गया सुधारना है, हाथों हाथ सुधार दो। सब्सिडीज बुक बनाई, हमें पता चल गया सुधारना है, हाथों हाथ सुधार दो। लेजर बनाया, खतौनी करी, सब्सिडीज बुक से भी करी, जर्नल से भी करी, और यहाँ गड़बड़ हो गई, हाथों हाथ सुधार दो। तलपट बनाने से पहले जब भी आप सुधार रहे हो तो सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा। या अगर तलपट बना रहे हो कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा, आराम से इनके अंदर सुधार कर दो। लेकिन आपने तलपट बना दिया, अब पता चल रहा है कि इनमें गलतियां है, तो एक नया खाता बनाना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट। जरूरी नहीं है सभी एंट्री हम आए, लेकिन आपको एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जब जब इसकी आवश्यकता होगी वहां पर इसकी एंट्री होगी। अच्छा सर, कैसे होगी, बताएगा सीपी आगे। इसके बाद में आपको बनाने पड़ेंगे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद अगर अगले साल आप बनाते हो वापस इस साल का तलपट और पता चले ये भी गलतियां है, तो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद अगले साल में बनाओगे तो एक बनेगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा उसके हिसाब से, क्योंकि पिछले साल की गलती अगले साल को प्रभावित करती है। पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, पिछले साल क्लोजिंग बढ़ गया तो अगले साल क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया, ओपनिंग बढ़ने से अगले साल का प्रॉफिट कम हो गया, तो P&L का एडजस्टमेंट करके उस प्रॉफिट को वापस आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे करने पड़ेंगे। सोचो, ये पहला साल, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आपने बढ़ा दिया तो पिछले साल का प्रॉफिट बढ़ा दिया, इस साल का ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया तो इस साल का प्रॉफिट आपने कम कर दिया। तो इस साल के प्रॉफिट को वापस बढ़ाने के लिए P&L एक एडजस्टमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब कि खाता नया खोलना पड़ेगा, इसलिए उस टाइम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन होगा। तो ये हो गया आपके भाई सीक्वेंस, कब कब अशुद्धियों का सुधार जाता है। नंबर 1, अशुद्धियों के शोधन के चरण। नंबर 1, तलपट बनाने से पहले अशुद्धि कर लो,
इन 3 चीज़ों में तलपट बनाने से पहले कर दो। तलपट बना दिया और नहीं मिल रहा है तो तलपट बनाने के बाद, लेकिन अंतिम खाते बनाने से पहले और अंतिम खाते बनाने के बाद, मतलब अगले वित्तीय वर्ष में। ठीक है, तो 3 बार अपना शुद्धि का शोधन करने का मौका मिलता है। ओके सर, ठीक है, आगे चलो। तलपट बनाने से पहले जर्नल बुक, मान लो तलपट बनाने से पहले अगर आपने कोई जर्नल एंट्री की और आपको पता चल गया ये सर एंट्री गलत हो गई, क्या है सर, हम तो उसको काट के, इधर आओ मेरे पास। अब आप क्या है कि आपका दिमाग जब सही दौड़ेगा जब आपको एक्चुअली में पता होगा कुछ चीजें। जर्नल का एक रजिस्टर होता है, जर्नल के अंदर यहां क्या लिखा होता है बेटा, LF होता है सर, लेजर फोलियो, या अगले कौन से लेजर में जाएगा। यहां होती है डेट, यहां पे परचेज टू कैश कर दिया आपने 1 लाख का, और यहां कर दिया 10,000 का। इसके पीछे जीरो करना आसान है, इधर की टोटल यहां पर करेक्शन करना मुश्किल है। भाई जर्नल के पन्नों पर ना तो व्हाइटनर फेरना है ना इसको काटना है, इसे यूँ काट नहीं सकते कि सर मैं तो एंट्री वापस करूंगा परचेज टू कैश। यहाँ पर सर कैश नहीं था, मेरी तो पार्टी थी, तो आपने कैश काटा या पार्टी करा, और यहाँ पर वही 1 लाख अमाउंट सही थी, सिर्फ पार्टी का नाम गलत था, काट के सही करा। जब ऑडिटर आएगा वो देखेगा इस जर्नल एंट्री को, अच्छा पहली एंट्री भी काट रखी है, दूसरे ने परचेज टू कैश कर दिया, फिर पार्टी करी, फिर बेटे ने उधारी करा, इसने दायित्व तो बताया, इसने बेटे ने कहीं ना कहीं झोल किया। वो कहेगा ये क्या है भाई, कि सर जर्नल है, फेंक देगा वो। हड़प, साफ सुथरा काम चाहिए। चेक करने में वैसे ही 4-5 दिन खराब होते हैं मेरे, पता है आप लोगों को, और अब ऐसे ऐसे चेक करूं मैं काटा छाटी, नहीं चलेगी। कि सर तो हम क्या करें, हमारे से गलती हो गई सर, ये उधार की थी हमने रोकड़ में कर दी, हमारे से गलती हो गई। सुधारो, सुधार करने की परिशिष्टि का एक अलग से एक बुक लेके आओ, रेक्टिफिकेशन एरर के लिए एक प्रोफार्मा बनाओ, उसके अंदर सेम जर्नल का एक प्रोफार्मा होगा रेक्टिफिकेशन एरर का, आपकी क्या एंट्री गलत हुई, क्या सही होनी चाहिए थी, और अब क्या फाइनल है, इन चीजों का ब्यौरा। यहाँ काटा छाटी नहीं करनी है, वहां पर भी होगा जर्नल फोलियो या लेजर फोलियो सब लिखा होगा उसके अंदर, वहां मेंशन होगा किस वजह से गलती हुई, तो इन गलतियों का सुधार भाई यहाँ काटा छाटी करके नहीं करनी है, रेक्टिफिकेशन एरर के हिसाब से गलती करनी है, उसमें उस अलग से बुक मेंटेन होती है। अच्छा सर हमें तो पता ही नहीं था, तो अब पता हो गया ना, हाँ तो अब गलती मत करो, आ जाओ लाइन में वापस। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा ऐसे होता है क्या, हाँ यहाँ काट चाट भाई बर्दाश्त नहीं होगी। सर ठीक है, सर ठीक है। अब देखो, जर्नल बुक बनाई, पता चल गया गलती है, सुधार दो। सब्सिडीज बुक बनाई, पता चल गया गलती है, सुधार दो। लेजर बुक बनाई, पता चल गया गलती है, सुधार दो। अब बताओ सब्सिडीज बुक के अंदर जो गलती होगी वो अगर अपन ट्रांसफर करेंगे किसमें, अब देखो जर्नल में एंट्रीज में गलती होगी तो आप उसको पोस्टिंग किसमें करोगे, लेजर में, तो लेजर में भी गलती होगी। सब्सिडीज बुक में गलती होगी तो लेजर में फिर पोस्टिंग करोगे तो यहाँ पे भी गलती होगी, तो यहाँ गलती होगी तो ट्रायल बैलेंस भी गलत बनेगा। तो भाई साहब ट्रायल बैलेंस अब कब बन रहा है सर, इन सब के बाद में, लेकिन अगर हमें पहले ही पता चल जाए हम ट्रायल बैलेंस को नहीं बनाएं और हम गलती को सुधारें, तो कैसे सुधरेगी सर, बिल्कुल सुधरेगी। जैसे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद सुधारते हो वैसे ही ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले सुधरेगी, गलती सुधरने का वही तरीका होगा। अब जैसे आपने पुरानी मशीन की बिक्री कितने की थी, 1,000 रुपए, बिक्री बही में लिख दी, ओ तेरी तो सर इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई मतलब ये हुआ कि बिक्री बही का मतलब उधार में लिख दी। सब्सिडीज बुक कब बनाते हैं सर, सब्सिडीज बनाते हैं हमने उधार में खरीदा, उधार में बेचा, तब लिखते हैं। तो सर हमने उधार में लिख दी, बिक्री बुक में लिख दी, तो इसको किस में लिखना था, इसको जर्नल प्रॉपर बुक में लिखना था। बुक का क्वेश्चन है ये, है ना, ये जर्नल का क्वेश्चन मान लो, आपने जो जर्नल एंट्री करी इसको उधार की कर दी, विक्रय बही में लिख दी का मतलब, विक्रय बही कब बनाते हैं, सभी उधारों का, उधार विक्रय का लेखा जोखा विक्रय बही में होता है, ठीक है, सभी उधार क्रय का लेखा जोखा क्रय बही में होता है। उधार मशीन खरीदेंगे तो सर विक्रय बही में, विक्रय बही में लिख देख सकते हैं, विक्रय बही में सिर्फ माल के उधार विक्रय का, क्रय के अंदर, क्रय बही के अंदर माल के उधार करेगा। तो आपने तो एक पुरानी मशीन खरीदी, आपने विक्रय बही विक्रय बना दिया, उसको क्या बना दिया, विक्रय बही में लिख दी गई, विक्रय बही में लिखी मतलब कि पार्टी भी बना दी, पुरानी मशीन किसी उधार आदमी को बेची, अब उसको विक्रय बही में लिख दी, मतलब आपने माल समझ के लिख दी, सिद्धांत की गलती कर दी।
अच्छा सर, सिद्धांत की गलती कर दी। हाँ, तो इसको सुधारने का तरीका क्या होगा? आ जाओ, खूब सारे क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर अपन पेन लेते हैं, एक साथ ही सब एक साथ सॉल्व कराते थे। अब क्या हुआ? रॉन्ग एंट्री क्या की? एक थी पुरानी मशीन, और उस पुरानी मशीन की बिक्री कितनी है? 1000 रुपए। विक्रय बही में लिख दिया। विक्रय बही में लिख दिया मतलब क्या हुआ? माल समझ लिया उसको। क्या समझ लिया? माल। मशीन क्या होती है? अदर वस्तु, अदर देन गुड्स। मैंने आपको वर्कशॉप में अच्छे से बता रखा है। जिस बंदे ने मेरे वर्कशॉप नहीं किए, रेक्टिफिकेशन एरर बंदो एक ऐसा टॉपिक है, आपको मिनिमम 6 नंबर दिलाएगा। 2 क्वेश्चन इसमें से 100% आते हैं। बट ये आप तब कर पाओगे जब आपकी अकाउंट अच्छी होगी, अकाउंट की नॉलेज अच्छी होगी, जर्नल की नॉलेज अच्छी होगी, सब्सिडी बुक की नॉलेज अच्छी होगी, और आपकी लेजर पोस्टिंग की नॉलेज अच्छी होगी। आपको पता हो तो आपके सिलेबस में ढूंढ लेना, कहीं भी शायद सिलेबस में सब्सिडीज बुक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक सिलेबस में एक हेडिंग दे रखी है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में भाई साहब लेन देनों को पहले वर्गीकृत करो, लेन देनों को वर्गीकृत करने के बाद उनकी रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग जर्नल में होगी, जर्नल से लेजर होगा, लेजर से ट्रायल बनेगा, है ना? तो जर्नल बनाओ या सब्सिडीज बनाओ, तो ऑप्शन दोनों होते हैं। तो भाई साहब अकाउंटिंग प्रोसेस का वर्ड आ गया, इसके अंदर आपके अंदर खूब सारे टॉपिक ऐड हो गए, छोटे 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 छोटे, इसलिए मैंने कराया है। और अगर आपको सब्सिडीज बुक, लेजर, जर्नल नहीं आएगा तो भी रेक्टिफिकेशन एरर नहीं पढ़नी है आपको। पहले मेरे अकाउंटिंग वर्कशॉप जो 10-11 क्लास दे रखी है, 1-1 घंटे की होगी, 11 घंटे की क्लास है। 2 दिन सुबह जल्दी उठ के अर्ली मॉर्निंग पढ़ लो ना, तो आपकी वो सारा हो जाएगा। और कह रहा हूँ गारंटी से अकाउंटिंग वर्कशॉप आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन करके देगा। अकाउंटिंग वर्कशॉप आप मेरा पढ़ लो, उसमें 5 कम से कम क्वेश्चन आपको हिट कराएगा वो। फिर उसके बाद में बीआरएस कर लो 2 क्वेश्चन, रेक्टिफिकेशन एरर कर लो 2 क्वेश्चन, 5 2 2 9 9 क्वेश्चन ही हो गए। और उसके अंदर इतना सारा कॉन्सेप्ट है, हर टॉपिक में आपको हेल्प मिलेगी। कह रहा हूँ ना, अगर वर्कशॉप का क्वेश्चन कर लो, डेप्रिसिएशन कर लो, रेक्टिफिकेशन एरर कर लो, बीआरएस कर लो, फिर बाकी सबकी थोड़ी पढ़ के चले जाओ, 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन हिट हो जाएंगे। हाँ, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट करो, हाँ सर हमें चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं वो भी बता दूंगा। सर हमें 15 क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आप मुझे कमेंट करो, मुझे पता चले भी कितने बच्चों को रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, कितने बच्चे अभी कन्फ्यूजन से जी रहे हैं, जिसको सिलेबस की अच्छी नॉलेज नहीं है, सिलेबस अच्छे से रीड नहीं कर रखा है, तो मैं बता दूंगा भाई आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आप कॉमर्स के टीचर नहीं हो, आर्ट्स और साइंस के टीचर हो, तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए मैं बता दूंगा। जिन जिन बच्चों को चाहिए मुझे कमेंट करो। यहाँ आ जाओ। अब भाई पुरानी मशीन मशीन थी, मशीन को विक्रय बही में लिख दिया, मतलब माल मान लिया, मतलब सेल्स मान लिया, है ना? और विक्रय बही में लिखा मतलब उधार भी मान लिया और उसको पार्टी भी मान लिया। तो अपन करेंगे पार्टी अकाउंट डेबिट, मतलब कि विक्रय बेचा तो डेटर हो गया ना, डेटर अकाउंट डेबिट, तो उसको डेटर लिख सकते हैं या पार्टी लिख सकते हैं। कितने की? 1000 रुपए की। टू सेल्स क्या मान लिया उसको? विक्रय मान लिया। विक्रय मान लिया मतलब सेल्स मान लिया। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी भाई? उधार तो हुई, तो उधार विक्रय माना भाई। ये पुरानी मशीन की बिक्री 1000 रुपए विक्रय बही में कब लिखते हैं? जब विक्रय बही में उधार की प्रविष्टि हो। तो ये भी मशीन भी उधार हुई होगी, इसी वजह से हमने क्या करा, उधार के सेल्स में लिख दिया उसको। देखो हमारे पास बहियां होती है, सब्सिडीज बुक, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, और एक होती है जनरल प्रॉपर बुक, जो किसी ऊपर वाले में नहीं जाए, वो किसमें ज्यादा? जनरल प्रॉपर में। तो मशीन का क्रय विक्रय जनरल प्रॉपर में जाना चाहिए था, इसने लिख दिया किसमें? इस बंदे ने लिख दिया सेल्स बुक में, मतलब उधार विक्रय में लिख दिया। तो उधार विक्रय की हो गया पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने की? 1000 रुपए की। यहां करना चाहिए था पार्टी अकाउंट डेबिट टू मशीन, करना चाहिए था मशीन अकाउंट, कितने से? 1000 रुपए से। अब आ जाओ यहां ब्लैक 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 ब्लैक। अब ये मत बोलना सेटिंग चेंज मत करो, ये मत करो, जरूरी है। अब देखो ये है रॉन्ग एंट्री, ये है राइट एंट्री। तो रॉन्ग और राइट में चेक करो, सही करना था वो तो सही कर चुके। सर पार्टी को डेबिट करना था सही में, लेकिन गलत में भी अपन सही कर चुके हैं। तो जो जो सही हो चुकी है वो काट दो, ये सही हो चुका है, ये सही हो चुका है, ये काट दो। ठीक है सर। अब गलत क्या हो रखा है? जो सही करना है उसको तो लिख दो, जो सही करना है, जो रह गया अभी करेक्ट एंट्री में क्या रह गया? टू मशीन करना रह गया सर, तो लिख दो टू मशीन। मशीन अकाउंट कितने से?
सर 1000 रुपये से लिखना था, लिख दिया, ये हम लिख चुके हैं। अब इसमें से क्या है, ये सेल्स सर नहीं करना था, सेल सर नहीं करना था। चलो कोई बात, एक चीज समझाता हूँ, एक डब्बा है, डब्बे में 100 रुपये डाल दो, सर डाल दिए। अरे नहीं डालने थे तो वापस निकालो, वापस निकाल दिए। डाला तब क्रेडिट किया, वापस निकालो डेबिट कर दो। अरे सर अच्छा करने क्या, जब गलत किया तो सेल्स सीआर कर दिए, वापस सेल्स को डीआर कर दो, सीआर डीआर जीरो। जैसा कि 2 प्लस में से माइनस करो तो 2 क्या होता है, जीरो। 2 डीआर माइनस करो 2 वापस सीआर, तो उत्तर भी क्या आएगा, जीरो। तो सेल्स सीआर है, यहाँ डीआर कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट। कितने से, 1000 से। सर ये एंट्री हो गई सर, इस सेल्स जो हमारी जो सीआर थी, हमने इसको वापस, ये गलत है, गलत को सुधारने के लिए वापस उल्टा कर दो, सेल्स क्रेडिट है, इसको डेबिट कर देंगे, तो ये यहाँ डेबिट हो गई। बोलो सर, ये हमने एंट्री कर दी, ये भी हमने डेबिट करके कर दी, ये हो गई रेक्टिफाई एंट्री, हो गई रेक्टिफाइंग एंट्री। हाँ सर हो गई। अब सर कभी कभी ये लिखा हुआ आता है, ये लिखा था, इसका एग्जांपल मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी बता दूं। सब्सिडीज बुक में क्रय भाई का योग 1000 रुपए से कम लगाया गया, इधर देखो, यहां की जोड़ थी 10,000, 20,000, 30,000 और ये 1,000, ये हम 1,000 भूल गए और यहां कर दिया हमने 60,000, होनी चाहिए थी कितनी सर, 61,000। तो भाई साहब क्रय भाई की पोस्टिंग कहां जाएगी, लेजर, लेजर बनेंगे। लेजर किसका बनेगा, सेल्स बुक का, सेल्स अकाउंट, सेल्स बनेगा। फिर बनेगा पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी। तो पार्टी में तो हम ये देख देख के ही करेंगे, ये देख देख के ही करेंगे। तो पार्टी का तो सही हो रहा है सर, ये टोटल की पोस्टिंग किस में जाएगी, सेल्स में जाएगी। योग की एक सेल्स बुक है, तो टोटल योग सेल्स अकाउंट में जाएगा। तो सेल्स बुक भाई किधर जानी चाहिए थी, सीआर, इधर कितनी डाल दी हमने, 60,000। एक्चुअल में कितना पड़ा, 1,000 और, ये कम कितने से लगी, 1,000 से, तो 1,000 और जाना चाहिए। तो सर 1,000 हम और लिख देंगे बाई, यहां पर। ये इधर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सर ये 60,000 है ना, वो अंडर कॉस्ट है, क्या है, अंडर कॉस्ट, ओके। तो अब लिखेंगे अंडर कॉस्ट ऑफ, या ऑन नवंबर दिसंबर, जब भी जो डेट, वो डेट अंडर कॉस्ट इतना सा लिख दो, और इधर लिख दो 1,000, और इधर की जोड़ कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 61,000 हो जाएगी। तो भाई बुक की टोटल में गलती कर दी, इसका मतलब इसकी लेजर में गलती होगी, तो लेजर को सुधार दो। तो ठीक है सर, तो इसका सर उत्तर क्या है, एक्चुअल में इसका उत्तर यही है बेटा। अब गलती कहाँ हो रही है, पहले तो वो नोटिस करो। सर विक्रय, अच्छा मैंने विक्रय पढ़ लिया क्या, क्रय लिखा हुआ है, कोई दिक्कत, एक ही बात है, क्रय बही करो, विक्रय बही करो। विक्रय बही कैड में करा तो मैंने कैड में सही करा, क्रय बही पढ़ते हैं। अब क्रय बही का योग कितने से कम लगाया गया सर, 1000 रुपये से कम लगेगा गया। बही हो चाहे कुछ भी हो, आप दिमाग में रखो एंट्री, या तो भाई हम जर्नल एंट्री करेंगे या बही लिखेंगे, तो सिद्धांतों में तो कहीं गलती नहीं होती ना। या परचेज डेबिट करेंगे तो भाई बही में भी परचेज तो डेबिट ही होगा, मतलब परचेज डेबिट ही मांगेगा। अगर हम उसकी पोस्टिंग करेंगे तो परचेज डेबिट में ही करेंगे, बही की पोस्टिंग करेंगे तो भी टोटल डेबिट में ही करेंगे, है ना। तो परचेज क्या होता है भाई, परचेज अकाउंट डेबिट होता है सर। तो भाई साहब कम लग गया, ये आ गया परचेज अकाउंट, परचेज बुक के अंदर ये अकाउंट डेबिट होता है परचेज, और 1000 से कम लगाया तो अपन डेबिट करके बढ़ा देंगे, तो 2 की तरफ लिखेंगे, 2 अंडर कॉस्ट, कितने से, 1000 से। विक्रय व्यय का योग 2000 से अधिक लगा दिया गया, तो सेल्स क्या होती है सर, क्रेडिट, और इसकी सीआर ज्यादा है, इसको कम करने के लिए क्या कर देंगे, डीआर। कोई चीज ज्यादा कर दी, उसको कम करने के लिए उल्टा कर देंगे, कम कर दिया, मतलब मान लो परचेज कर रहा, इधर देखो परचेज 10,000 से डेबिट है, सर ये गलत कर दिया आपने, क्या कि यार 1,00,000 होना चाहिए था, तो इसको काटू क्या, नहीं, और परचेज देखिए कितने कर दो, 90,000, और उसको डेबिट कर दो, तो 10,000 दिए, ये एंट्री, और 90,000 नीचे नीचे नरेशन लिख दो, बिग अमाउंट रेक्टिफाइंग ऑफ परचेज एंट्रीज बिकॉज ऑन दिस डेट परचेज अकाउंट अंडर कॉस्ट, कितने से, 90,000 से अंडर कॉस्ट हो गया था, इस वजह से हमने ये कर दी, तो नरेशन में डाल दो। आया समझ में। तो भाई आप लोग यही समझो कि भाई ये बुक परचेज बुक है, तो परचेज क्या होता है, डेबिट। अगर ये डेबिट कम कर दिया तो उसको और डेबिट कर देंगे, कम और प्लस ज्यादा कर दिया तो उसको वापस ऐड कर देंगे। तो विक्रय भाई क्या होती है, सेल्स सर सीआर होती है, कम कर रहा तो सेल्स और सीआर कर दो, सर ज्यादा कर दिया तो वापस उल्टा कर दो, तो इधर लिखेंगे टू ओवर कॉस्ट। ओवर कॉस्ट कितने से, 2000 से, कौन सी, सेल्स अकाउंट।
इस हिसाब से ये इनका रेक्टिफिकेशन हो गया। बुक के अंदर ही, लेजर के अंदर ही, जो लेजर बना हुआ है उसके अंदर जाओ, ओवर कॉस्ट अंडर कॉस्ट डाल दो। परचेज क्या होता है? डेबिट। अगर परचेज बुक को अंदर के कम कर दिया है तो परचेज और डेबिट करके बढ़ा दो। परचेज होता है डेबिट। सर परचेज इसमें ज़्यादा कर दिया है तो डेबिट ज़्यादा है, तो डेबिट को कम करने के लिए उस क्रेडिट साइड में लिख दो। परचेज डेबिट होता है, उसको कम करना है, उसको क्रेडिट साइड में लिख के अंडर कॉस्ट लिख के कर देंगे। अब मानो आ जाओ सेल्स बुक में, सेल्स बुक की सर ऊपर नीचे जोड़ कर दी, सेल्स बुक कम कर दिया। सेल्स होती क्या है सर? कैश टू सेल्स, सेल्स सर सीआर होती है। एंट्री याद रखो सीधी, कैश से कोरिलेट करके एंट्री बनाओ। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स में कैश आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स प्राइमरी तौर पर सीआर होती है। अब इसको ज़्यादा कर दिया तो सर वापस डीआर कर दो, अगर सर इसको कम कर दिया तो सीआर करके बराबर कर दो। ठीक है, तो ये नेचर याद रखना है अपन को बुक्स में। अब लेजर में 2000 एक क्रय की खतौनी विक्रय के खाते में कर दी। अब खतौनी कर दी चाहे कुछ भी कर दी तो आपको राइट रॉन्ग करके एंट्री कर दो। खतौनी का जब भी क्वेश्चन हो तो वही राइट रॉन्ग और रेक्टिफाइड। ये तो होगी सर रॉन्ग एंट्री, ये कर दो राइट एंट्री, यहाँ कर दो रेक्टिफाई एंट्री, है ना। कैसे? क्रय की खतौनी विक्रय के खाते में कर दी, इसका मतलब क्या हो गया? सेल्स को बढ़ा दिया, है ना। तो यहां पर क्या करा? मान लो कैश टू सेल्स कर दिया, विक्रय को बढ़ा दिया। ठीक है सर, लेकिन सॉरी एक काम करते हैं, सॉरी एंट्री से मत करो, खतौनी से ना। खतौनी किस में होती है? लेजर में। एंट्री तो हम कर चुके हैं, लेकिन खतौनी करते समय गलती करी है। किसमें गलती करी है? खतौनी करते समय। अब देखो क्रय की खतौनी विक्रय खाते में कर दी। अब यहां पर करी गलती, यहां करो राइट। ठीक है, अब आपको परचेज में करनी थी लेकिन विक्रय में कर दी, सेल्स में कर दी। सेल्स इधर मान लो 1 लाख लिखी हुई थी, आपने 2000 से और प्लस कर दी, ये गलत है। इधर परचेज आपको 1 लाख से करनी थी लेकिन 1 लाख से ऑलरेडी है, आपको 2000 से और करनी थी लेकिन आपने करी नहीं। इसमें ये 2000 यहाँ आना था, यहाँ आया ही नहीं सर। तो क्या करें? ये परचेज बुक, ये सेल्स बुक, मतलब सेल्स अकाउंट है, बुक नहीं अकाउंट, ये परचेज अकाउंट। अब देखो ध्यान दो, अब ये 2000 रुपये क्रय में डालने थे, डाले ही नहीं, मतलब क्रय में कोई छेड़छाड़ नहीं। अब तो सर परचेज को हम बढ़ा देंगे, और सेल्स कर दी, सेल्स तो करी नहीं लेकिन सेल्स में डाल दी, मतलब सेल्स को बढ़ा दी। तो सेल्स को घटाएंगे, सेल्स होती क्या है? सीआर। घटाने के लिए उसको क्या कर देंगे? डीआर, या फिर ऐसे समझ लो सेल्स के सीआर में लिख रखा है, सेल्स के वापस इधर डीआर में लिख देंगे 2000। तो सेल्स क्या कर लेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट, और परचेज अभी की नहीं है तो अब और कर देंगे सर परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। अब सर अब हुआ क्या? ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, वापस मैं इसको वापस करा रहा हूँ। अपन ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कर रहे हैं ना, सॉरी। गलत हो गया बच्चों, वापस समझो इसको, थोड़ा मैं गलत वे में चला गया, आ जाओ वापस। 2000 के क्रय की खतौनी विक्रय खाते में कर दी गई, तो एक्चुअल में क्या हो गया? विक्रय को आपने बढ़ा दिया, विक्रय को आपने बढ़ा दिया और क्रय के अंदर कुछ भी नहीं किया। तो विक्रय के खाते को घटाना है तो विक्रय क्या होता है? सेल्स होती है क्रेडिट, उसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डेबिट। तो सेल्स कर देंगे डेबिट, और क्रय की खतौनी, क्रय की नहीं, अब कर देंगे तो क्रय के खाते को क्या कर देंगे सर? डेबिट। तो हुआ क्या? इधर बनेगा सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के ऊपर सेल्समैन अकाउंट खोल नहीं रहे, तो सेल्स अकाउंट के खाते को घटाना है। विक्रय खाते में कभी सेल्स बढ़ा दिया तो सेल्स को वापस घटाना है, तो लिख देंगे सेल्स, सीआर में लिखेंगे तो बढ़ेगा, डीआर। सेल्स होता क्या है सर? सेल्स सीआर होता है, सीआर में लिखेंगे बढ़ेगा, डीआर में लिखेंगे तो घटेगा। तो इसे लिखेंगे टू ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यू कितने हजार से? 2000 से। यहाँ लिखेंगे परचेज बुक, कराए नहीं तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2000 से, 2000 से लिख देंगे अंडर कॉस्ट, मतलब कि अंडर वैल्यू या अंडर कॉस्ट या ओवर वैल्यू या ओवर कॉस्ट। मतलब कि फाइनली इसका समझो 2000 के क्रय की खतौनी किस में कर दी? विक्रय में कर दी। तो विक्रय आपकी क्रेडिट होती है, परचेज आपकी डेबिट होती है। विक्रय को आपने ज्यादा कर रखा है, परचेज को आपने कर रखा है, तो विक्रय को कम करना पड़ेगा। विक्रय होती क्या है? क्रेडिट, तो विक्रय के डेबिट साइड में लिख देंगे। तो ओवर कॉस्ट, ओवर कॉस्ट कितने से? 2000 से। मान लो इधर 1 लाख से तो थी, आपने बैलेंस सीडी कितना आना चाहिए सर? 1 लाख ही आना चाहिए, गलती से 2000 और लिख दिया, तो इधर की सीडी कितनी आ रही है सर? 1 लाख 2000, इधर की जोड़ करके ये नहीं लिखते अपन,
अगर ये नहीं लिखते इधर की टोटल कितनी होती सर 1,02,000 इधर की टोटल होती, इधर टोटल भी 1,02,000 होती, इधर कितना होता फिर 1,02,000। लेकिन हम अगर इधर 2,000 लिख दें तो बैलेंस वापस कितना आएगा सर 1,00,000 की आएगा, जो राइट बैलेंस हो जाएगा। इधर 2,00,000 की गलती को, ये 2,000 गलती को इधर करा तो इधर लिख के वापस उधार दो। मतलब कि परचेज अकाउंट क्या होता है, परचेज अकाउंट सर डेबिट होता है। 2,000 लिखने थे, लिखे ही नहीं, तो अब लिख दो टू अंडर वैल्यू कितने से हो गई 2,000 से, तो अपना आप 2,000 से बढ़ जाएगा। सेल्स अकाउंट क्या होता है, सेल्स अकाउंट सर क्रेडिट होता है। पहले का 2,000 हमने गलती से यहाँ लिख दिया, अब इसको वापस इधर लिख देंगे तो बराबर हो जाएगा 0, तो उल्टा कर देंगे। तो सेल्स में यहाँ आएगी तो सेल्स में क्या आएगी सर, सेल्स के डेबिट साइड में ओवर कॉस्ट के नाम से और परचेज के अंडर कॉस्ट के नाम से डेबिट में। तो सेल्स के भी डेबिट में, परचेज के भी डेबिट में, अंडर कॉस्ट के नाम से। क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले है तो खातों के अंदर ही एडजस्ट करने पड़ेंगे, सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। अब चलते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, यही है सब। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या ओपन होगा सर, सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। 1 घंटे 40 मिनट की है, 15-20 मिनट और लेते हैं, जिससे अपना ये काफ़ी ये अंतिम खाते बनाने के बाद, तलपट बनाने के बाद के अंतिम खाते ये पूरे हो जाएगा। तलपट बनाने के बाद पर अंतिम खाते बनाने से पहले अगर हो तो सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। कैसे सर, ये ट्रायल बैलेंस 1 मिनट आगे चला जाएगा। ये तो ये पेन परेशान कर देता है। वैसे आपके फायदा ही है भाई, पेन परेशान कर देता है, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेगी, हाथ से टाइम बच रहा है। ये आपका ट्रायल बैलेंस। अब इधर की जोड़ परचेज, एसेट, सेल, ये परचेज है। परचेज आपका 1,00,000, एसेट आपकी 2,00,000, सेल्स आपका 3,00,000, कैपिटल आपकी 3,00,000, एक्सपेंसेस आपके 50,000, और बस इधर की जोड़ देखो सर, इधर की जोड़ है सर 5,00,000, इधर की जोड़ 3,00,000, 4,00,000, 4,50,000 सर मिल नहीं रहा है। अब भाई मिलेगा नहीं तो जिधर नहीं मिल रहा है, सीआर की जोड़ ज्यादा हो, डीआर में कम हो, ये डीआर ये सीआर, तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे। सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे, इधर लिख देंगे 50,000। सर इधर क्यों लिखेंगे भाई साहब, जोड़ कम मिल रही है, फिर हम मिलाएंगे, जहां जहां मिलाएंगे ना वहां सस्पेंस डालते जाएंगे। एंट्रियों के अंदर सस्पेंस चीजों को डालते जाएंगे। कैसे डालते जाएंगे, इधर आओ, सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, ये इसलिए लिखाया, एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है सस्पेंस अकाउंट कब होता ओपन होता है, तो सस्पेंस अकाउंट तलपट बनाने के बाद पर अंतिम खाते बनाने से पहले अगर रसीदियों का शोधन करें तो सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। तलपट बनाने के बाद अगर रसीदियों का शोधन करें तो सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। एक्चुअल में क्या होगा, फिर एक सस्पेंस अकाउंट बनेगा अलग से, सॉरी, डिटेल्ड कोर्स हो तो उसमें आराम से बताएं, लेकिन आपको कुछ नहीं, आपके एमसीक्यू हिट कराने के लिए आपके दिमाग में कुछ चीज़ें डाल रहा हूं मैं, ये चीज़ आपको एमसीक्यू हिट करने में काम आएगी। सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा एक, मान लो परचेज कम कर दिया, परचेज बुक की कमी कर दी, परचेज बुक 2,000 से कम लिख दी, तो परचेज होती क्या है, डेबिट, और लिख देंगे तो और डेबिट करेंगे, उसको बढ़ाना पड़ेगा ना, तो बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, तो बनेंगे परचेज टू सस्पेंस। फिर बुक में वो अंडर कास्ट ओवर कास्ट जो भी पहले करते आए ना वो नहीं करेंगे, अब सस्पेंस से एंट्रिया करते जाएंगे। क्या बात कर दी थी, इजी हो गया सर, बहुत इजी है। तो सस्पेंस के बाई देखो, अभी इसकी पोस्टिंग कर दो, सस्पेंस के बाई साइड में क्या लिख देंगे, बाई परचेज, कितना जो भी जो अमाउंट था अंडर कॉस्ट 1,000 2,000 जो भी था, 1,000 है तो 1,000, 2,000 है तो 2,000। तो इस तरह से एक सस्पेंस अकाउंट बनेगा। तो कभी डेबिट में क्रेडिट में डेबिट में क्रेडिट आता रहेगा, फिर उसका बैलेंसिंग फिगर होगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा अपन सीधा यहाँ पटक देंगे, सीधा यहाँ पटक देंगे, तो उसका डेबिट की सीआर जो ज़्यादा हो गई डीआर में लिखना है तो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिखते ही अगर ट्रायल बैलेंस मिलता है तो समझेंगे ये सस्पेंस अकाउंट सक्सेस है। फिर भी ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है तो और मेहनत करते जाएंगे, सस्पेंस अकाउंट इसको सुधारते जाएंगे, एंट्रीज करते जाएंगे। अब एंट्रीज कैसे होगी, इधर आओ, तलपट बनाने के बाद पर अंतिम खाते बनाने से पहले, है ना, अगर आप करते हो तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। आ जाओ यहाँ, जर्नल बुक, अगर जर्नल के अंदर आप गलती करते हो, ये रही सर, पुरानी मशीन की बिक्री 1,000 रुपये विक्रय बही में लिख दी गई, तो वही 3 तरीके सॉल्व करने के। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, पार्टी, सॉरी, अब देखो
रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, पुरानी मशीन की बिक्री 1000 रुपये विक्रय बही में लिख दी गई, मतलब एक उधार मशीन बेची, पुरानी थी तो एंट्री करनी थी मशीन अकाउंट। करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, सॉरी, पार्टी अकाउंट डेबिट, एक तो ये पीपीटी पीपीटी पीपीटी, पार्टी अकाउंट डेबिट, डेबिट कितने से, 1000 से, क्या है भाई, करेक्ट क्या है, पुरानी मशीन टू ओल्ड मशीन, तो मशीन मशीन अकाउंट है कितने से, 1000 से, ये थी राइट सर। रॉन्ग क्या कर चुके हैं अपन, रॉन्ग कर चुके हैं सर, पार्टी टू सेल्स, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर चुके हैं सर, सेल्स कर चुके हैं सर 1000 रुपए से, ये गलत कर चुके हैं। अब इसको सुधारने के बाद एंट्री करा चुके हैं, करेक्ट ये होनी चाहिए थी, रॉन्ग ये कर चुके हैं। रॉन्ग में भी राइट क्या कर चुके हैं सर, रॉन्ग में भी राइट ये कर चुके हैं, पार्टी डेबिट होनी चाहिए थी, ये डेबिट हो रही है, तो बस इनको दोनों को काट दो। अब सही वाले एंट्री में इन दोनों को नहीं छेड़ना है, पार्टी डेबिट होनी चाहिए थी, पार्टी डेबिट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब राइट में क्या बच गया सर, मशीन बच गई, टू में बच गई, टू मशीन लिख दो, मशीन अकाउंट कितनी सर 1000, ठीक है। अब डेबिट क्या बच गया, अभी ये सेल्स है, ये सर गलती से क्रेडिट हो रखी है, ये नहीं होनी चाहिए थी, तो इसको डेबिट करके सही कर दो, यहाँ डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से, 1000 से, बस इसको बोलते हैं भाई अशुद्धि का सुधार। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री करी 15 मिनट, ये अशुद्धि की एंट्री करी, ये सर ये सस्पेंस अकाउंट आया तो नहीं, अरे जरूरी नहीं है भी सस्पेंस अकाउंट आएगा, सस्पेंस अकाउंट ज्यादातर खुलेगा आपका सब्सिडीज बुक में, या कुछ ऐसी एंट्रियां जो दोहरी मार करती हो, दोहरा, जैसे आपकी देखो खर्चों को आय मान लोगे तो आपके डबल इफेक्ट पड़ेगा, खर्चा भी कम हो गया, आय भी बढ़ गई, तो दो जगह एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज ऐसी होगी जिसमें सर सस्पेंस अकाउंट आएगा, कुछ एंट्रीज अपने आप में रेक्टिफाइड हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, कहीं कहीं आएगा। तो सर कैसे, मोहन से 1000 रुपए के क्रय को 100 रुपए से प्रविष्ट कर दिया गया। इधर देखो, मोहन को 1000 रुपए खरीदे, 1000 रुपए का माल खरीदा मोहन से, क्रय को सिर्फ क्रय को गलती कर दी कितने से, 100 से, तो एंट्री क्या करा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये है रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री कितनी है, यहां 100, यहां पर 1000, मोहन से 1000 रुपए के क्रय को, मोहन से 1000 रुपए के क्रय को 100 से प्रविष्टि की गई, हो गई। अब क्रय को 100 से प्रविष्टि की गई, हाँ भाई, कि क्रय को 100 रुपए से क्रय में प्रविष्टि की गई, क्रय में ये लिख देना साथ में। अब यहां पर ये हो गई हमारी रॉन्ग एंट्री। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू, बोलो रे मोहन, मोहन अकाउंट कितने से सर, राइट एंट्री तो होनी चाहिए थी 1000 से, ओके सर। अब भाई राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में सेम सेम क्या है, सेम सेम मोहन, सेम सेम मोहन, मोहन सर हमारा सेम सेम है, ठीक है। अब गलत क्या है सर, गलत राइट में होना चाहिए था 1000, यहाँ हो रहा है 100, सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है ये 100 से, यहाँ कितने से हो रहा है सर 1000 से, तो सर हमें 900 से और बढ़ाना है, तो अपन क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 900 कर दिया, तो ये काट दो, यहाँ से घट गया, इसको 1000 की जगह अपने डेबिट डेबिट सेम, कैड करने की जरूरत नहीं। अब ये डेबिट में से हो गया, कैड में बच गया, हो नहीं रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट कितने से, 9 से, तो सब जगह सस्पेंस अकाउंट खुले, ये भी जरूरी नहीं है तलबट बनाने के बाद, लेकिन कहीं आवश्यकता पड़े तो सस्पेंस अकाउंट अपन खोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, क्रय व्यय का योग 1000 रुपए से कम लगाया गया, कम ही है ना, कम। परचेज क्या होता है सर, परचेज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर अपन यहाँ ऊपर ही समझ लेते हैं कि भाई पुरानी मशीन की बिक्री, पुरानी ये तो सॉरी, मोहन से 1000 रुपये क्रय को 100 रुपए से प्रविष्ट की गई, क्रय को कितने से प्रविष्ट की गई, 100 से, तो मोहन से तो सही की गई होगी, अपन ऐसा भी डायरेक्ट दिमाग लगा सकते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, 100 रुपए की परचेज कम, 1000 की जगह 100 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर मोहन तो सही है, तो इस परचेज को और बढ़ा देंगे 900 से, तो नीचे लिख देंगे टू सस्पेंस, परचेज सस्पेंस। यहाँ आ जाओ, परचेज बही, क्रय बही के योग 1000 रुपये कम लगाया गया। अब क्रय बही क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, परचेज से डेबिट होता है, इसको कम कर दिया, इसको बड़ा हो गया तो और डेबिट कर दोगे, तो एंट्री क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट
डेबिट, अब बढ़ा दो, 1000 से कम था, 1000 से और बढ़ा दो, टू सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट। और अभी सर उसमें हमने क्या किया था, सेम चीज का उसमें हमने क्या किया था, अंडर कॉस्ट ओवर कॉस्ट किया था। देखो यहाँ पर हम देखो अंडर कॉस्ट ओवर कॉस्ट, क्योंकि हम ट्रिपल बनाने से पहले कर रहे हैं तो अंडर कॉस्ट ओवर कॉस्ट उसके खाते में लिखेंगे। परचेज को कम करा तो डेबिट में लिखेंगे ओवर अंडर कॉस्ट, और सेल्स को कम करा तो क्रेडिट में लिखेंगे अंडर कॉस्ट। वो आपको समझना है कौन सा खाता डेबिट होता है। जैसे कि मान लो मशीन खाता क्या होता है, मशीन खरीदेंगे, मशीन को डेबिट टू कैश, मशीन को कम लिखा है तो और लिख देंगे और डेबिट करेंगे, मशीन को ज़्यादा लिखा है तो उसको क्रेडिट करके कम कर देंगे। ये सब मैंने बता रखे हैं मेरे अकाउंटिंग वर्कशॉप में, कौन सा खाता डेबिट होता है उसको बढ़ाना हो तो और डेबिट करो, घटाना हो तो उसको क्रेडिट करो। तो ये पैसा वर्कशॉप में आप जाओगे तो ये आपकी टॉपिक और भी आसान हो जाएगा। यहाँ जो विक्रय व्यय का योग 2000 से अधिक लगाया गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स विक्रय व्यय का योग 1000, ये थोड़ी कहा है कि कैश बुक का भी साथ साथ में नहीं, सिर्फ सेल्स बुक, सेल्स की एंट्री का योग कितना कर दिया, 2000 से ज्यादा है तो सेल्स सीआर ज्यादा है, उसको वापस डीआर के खत्म किया जा सकता है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट। तो अभी भी नहीं आया, अच्छा ये हो गया ना, पीपीटी छिड़ते ही तो सेल्स कम कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स होती है तब होती है क्रेडिट, लेकिन ज़्यादा कर दी तो कम करने के लिए कर दो डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से सर, 2000 से, टू क्या, सस्पेंस अकाउंट कितने से, 2000 से। तो सब्सिडीज बुक के अंदर जब भी कम या ज़्यादा गलती हो जाए और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करते हैं तो कम ज़्यादा को बराबर करने के लिए उसको सुधार दो। अगर परचेज ज़्यादा कर रखा है तो परचेज डेबिट होता है उसको क्रेडिट कर दो, परचेज ज़्यादा कर डेबिट होता है उसको कम कर रखा है तो और डेबिट कर दो, और रिवर्स में क्या कर दो, सस्पेंस अकाउंट डाल दो। तो सब्सिडीज बुक के अंदर क्या होगा, अगर सब्सिडी बुक के सुधार कर रहे हैं अपन बुक का तो बुक में तो सस्पेंस अकाउंट आ ही जाएगा। यहाँ पर कुछ एंट्री में सस्पेंस आएगा कुछ में नहीं आएगा, ठीक है सर। अब लेजर में 2000 के क्रय की खतौनी करते समय किस में कर दी, विक्रय में कर दी, तो क्रय को अपन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, विक्रय को कम करेंगे, तो यहाँ पे वही होगा, सेल्स कम करना पड़ेगा, सेल्स टू परचेज, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी सेल्स। देखो क्रय देखो 2000 के क्रय की खतौनी विक्रय के खाते में कर दी, सेल्स को बढ़ा दिया 2000 से, क्रय में करा ही नहीं कुछ तो सेल्स को हटाने के लिए सेल्स को डेबिट कर देंगे, अब परचेज को डेबिट कर देंगे, तो ये एंट्री होगी, सॉरी ये एंट्री गलत है, ऐसे नहीं, सॉरी रिवर्स आ गया, ये यहाँ मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन रह गया। 2000 के क्रय की खतौनी विक्रय के खाते में कर दी गई, मतलब सेल्स को 2000 से बढ़ा दिया, 2000 सेल्स से हटा दो, तो अपन क्या करेंगे, 2000 से सर सेल्स को हटा देंगे तो एंट्री क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट कितने हजार से, 2000 से। अब सर परचेज में की नहीं तो परचेज में अब करेंगे, तो अब परचेज को बढ़ाना पड़ेगा, तो परचेज होता क्या है, डेबिट, बढ़ाएंगे तो और डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 2000 से, ये 2000 से, तो टोटल टू सस्पेंस कितने से होगा, सस्पेंस हो जाएगा 4000 से। तो इस तरह से उसमें क्या था, सस्पेंस अकाउंट नहीं खोल रहे थे इसलिए एंट्री नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से कंफ्यूज हुआ। सस्पेंस अकाउंट हमको नहीं खोलना है अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले है तो सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलना है, उसे खातों में अंडर कॉस्ट ओवर कॉस्ट करके करना है, और जनरल में गलती हो रही है तो एंट्रिया करके सॉल्व करना है, बई में गलती हो रही है तो ओवर कॉस्ट अंडर कॉस्ट करके करना है, लेजर में गलती हो रही है ओवर कॉस्ट अंडर कॉस्ट करके करना है, और तलपट बनाने के बाद करना हो। जर्नल में जहाँ जहाँ एंट्री बन रही है सही वहाँ सही बनाओ, जहाँ सस्पेंस खुलने की चांस है वहाँ सस्पेंस खोलो, और बुक के डेबिट क्रेडिट में तो सस्पेंस खुलेगा ही खुलेगा, और खातों के अंदर भी जहाँ एंट्री उसको खतौनी में अगर आपने गलती करी, जैसे मशीन खरीदी और खतौनी आपने बिल्डिंग में कर दी तो मशीन में तो की नहीं, बिल्डिंग में कर दी, बिल्डिंग बढ़ा दी, बिल्डिंग घटाओ, बिल्डिंग डेबिट होती है, बिल्डिंग घटाने के लिए उसको क्रेडिट करनी पड़ेगी, मशीन को बहुत डेबिट कर दो ऐसे, ठीक है। तो इस मेरे वीडियो को देखो, इसके बाद थोड़े रूल्स को समझो, रेगुलेशन को समझो, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में एक ही अपन क्वेश्चंस करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, निम्नलिखित त्रुटियों को सही करें बगैर उचिंती खाता खोले और उचिंती खाता खोले। उचिंती का मतलब सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट खोल के एंट्री करो या सस्पेंस अकाउंट खोल के मत करो। तो अपन एक इस पेज को 2 डिवाइड में कर लेंगे, ये सारा का सारा क्वेश्चन कर लेंगे। 2 घंटे की क्लास बहुत लंबी होती है, अब आप लोग बोर हो गए हो, ये क्वेश्चन फिर ऊपर बाउंस हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और एक जो कॉन्सेप्ट और बच गया है, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद जो अशुद्धि होती है
ये अंतिम खाते बनाने के बाद जो अशुद्धि होती है उसको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट खोल के करते हैं, और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कब खुलता है वो मैं बता दूंगा। और ये टॉपिक अब मोस्टली इसी क्वेश्चन का मोहताज है और इसी कॉन्सेप्ट का मोहताज है। सिर्फ 30 मिनट से लेकर 40 मिनट का ये क्वेश्चन टॉपिक और बचा है, 40 मिनट की टॉपिक होते ही फ्री। अगर आज फाइनल अकाउंट के कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं कराते हैं तो ये सिंगल वीडियो के अंदर भाई क्वेश्चन हो ये टॉपिक 2 घंटे के अंदर अंदर सिंगल वीडियो में ये टॉपिक पूरा होने वाला था, पर अब नेक्स्ट वीडियो में और देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो डेप्रिसिएशन के साथ देंगे। तो डेप्रिसिएशन में स्टार्टिंग में ये टॉपिक आएगा, फिर अपन डेप्रिसिएशन पढ़ाना शुरू कर देंगे, 2 घंटे की वो क्लास रहेगी। ठीक है बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट करें, आपके कमेंट हमें मोटिवेशन देते हैं और अच्छी क्लास बनाने के लिए। कुछ टाइम निकाले कि मैं आपके नोट कमेंट सारे पढ़ता हूँ। कल रात को ही बैठ के पढ़े थे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट थे, बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। अंदर से यूँ फील आती है, अभी नहीं हमारी वजह से किसी बच्चों का भला हो रहा है। थैंक यू कमेंट्स करने के लिए दिल से। बाय बाय, टाटा। बंद करते हैं।